उसने कहा पढ़ के सुनाओ। तो मुख्तलिफ लोगों ने आके पढ़ के सुनाई, मैंने भी सुनाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार रेडियो पे काम कर। तो ये कहते हैं कि इस पॉडकास्ट के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अब ये अर्निंग कहाँ से आएगी? अगर ये प्रोग्राम मजहबी है तो उसको तो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी। और यही वो लोग थे जिन्होंने बिना डाली इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो तब्दीली की और अकामत दीन की जो तहरीक है, उसमें अक्सर लोग आपको सहाफ़ी मिलेंगे। तो मौलाना की जब तहरीरें आप पढ़ें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आपको फ़िक्र भी मिलती है, आपको दीन से ताल्लुक़ भी मिलता है और आपको अदब की वो चाशनी भी मिलती है। और डॉक्टर साहब की जो कम्युनिकेशन है ना, कमाल की है। बड़े-बड़े बहुत ही खुतबा जो है ना, उनको एक तरफ रखते हैं और डॉक्टर इसरार साहब को एक तरफ रखते हैं। फ़लस्तीन का इंकलाब, इज़राइली पर्सपेक्टिव जो है वो पूरे तरीके से पिट गया मार्केट के अंदर। कहाँ पिट गया? यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पूरे पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जो प्योरली डेमोक्रेटिक पार्टी है? हाँ कुछ बात इस्लामी के ऐसे अलावा। और ये वो चीज़ है जिसको उसके बदतरीन मुखालिफिन भी वो वेटेज देंगे। ब्रिटिश इस्लामी तंजीमें और इस्लामी निज़ाम है, उसमें असल में कामयाबी का मैार कुछ और है। यहाँ पे ये एक जनरल परसेप्शन लोगों की ये बन जाती है कि कामयाबी का मतलब इक़्तिदार का हुसूल है। या फिर कोई रियासत मदीना का नारा लगाता है तो वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि कि ये तो कुछ कर नहीं रहे, ये कुछ यहाँ जमूद नजर आ रहा है। यहाँ जमूत नज़र आ रहा है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है जी, ये पता नहीं अगले 1 सदी में भी कुछ होगा नहीं। 3 साल तक तो कन्फर्म है कि हम 3 साल जो है ना इसराइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके बाद जो है मज़ीद हमारा ख्याल है कि 1 साल और जो अगर 3 साल से बात आगे बढ़ जाती है, फारिस साहब का करंट अफेयर्स के ऊपर उनका नज़र है ना, वो बहरहाल बहुत कम लोग। खान साहब तो कहते हैं कि जनाब मैं ना बात करूँगा तो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट करूँगा, मैं हुकूमत से नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि आपको तो एतराज़ ही नहीं है। लेकिन जब जंग हो रही है इंडिया के साथ तो आप इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं होते कि जी इंडिया का कोई नुकसान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इजाज़। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने इस किस्म के मेहमान लेके आएँ, जो एक तरफ हमारी कुरानी फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखते हों और साथ ही दुनियावी एतबार से अपनी फ़ील्ड्स के अंदर भी झंडे गाड़ रहे हों। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, अ, जो तो उनको जानते हैं, हालात हाज़िरा के साथ हर वक़्त कनेक्ट रहते हैं, तो उनको पता है कि उनकी स्पेशलाइज़ेशन जर्नलिज़्म के एतबार से क्या है। और जो लोग नहीं भी जानते, तो उनके एतबार से हम इनिशियली कुछ तारुफ़ ज़रूर उनका इस एतबार से कर दें कि खालिद महमूद अब्बासी साहब के साथ आप उनको देखते होंगे, तज़किरा व तबसरा उनका प्रोग्राम है। और अपनी उनकी माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा की जर्नी है इस फ़ील्ड के अंदर। मेरी मुराद है मेहताब अज़ीज़ साहब, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत अस्सलाम, है? अल्लाह का हमने आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पकड़ा है। आप लाहौर में हमारे मेहमान बने हैं और इधर मौलाना मौदूदी लाइब्रेरी के अंदर शुक्र। आपका लेक्चर था आज फ़लस्तीन के मौज़ू के ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर रहा, हमने अटेंड किया, वहीं से आपको हमने पकड़ के ले आए हैं। बड़ा अच्छा लगा आपका वहाँ पे जो मौलाना मौदूदी की शख्सियत के एतबार से जो एक मोहब्बत थी वो नज़र आ रही जी, थी जब आप वहाँ पर उनकी नवादरात को देख रहे जी। थे, उनकी पुरानी तस्वीर को देख रहे थे और वाक़तन एक गूज़ बम्प्स वाला मामला हो जाता है। जो उनका ऑफ़िस और वो सारी चीज़ें हमने देखी। हम पहले भी गए हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने बाकी सारी चीज़ें भी दिखाई, हमें भी देखने का मौका मिला, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। मेहताब भाई, इस पॉडकास्ट को हम जनरली 3 हिस्सों में तक़सीम कर लेते हैं। एक तो कुछ आपकी ज़ाती नौइयत के एतबार से भी हम चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ़ के एतबार से हम भी जानना चाहेंगे, कुछ सामाईन भी इस हवाले से ज़रूर सुनना चाहेंगे। फिर दूसरे हिस्से में हम कुछ फ़िक्री नकात डिस्कस करेंगे और फिर कुछ सियासी मामलात। आप माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस की भी फ़ील्ड रखते हैं, साथ मैंने देखा उर्दू लिटरेचर से भी आपका ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जनरल क्विकली अपना पर्सनल एतबार से बताइए कि कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और फिर ये इस फ़ील्ड में किस तरह से आए हैं? उमर भाई मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और आज़ाद कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है पलंदरी, सुधनोती डिस्ट्रिक्ट है और उसका जो कैपिटल है वो पलंदरी है। तो वहीं उसके नज़दीक एक गाँव है, वहाँ से ताल्लुक़ है। तो लाइफ़ की जर्नी ऐसी है कि मेरे वालिद साहब सऊदीया में जॉब करते थे, फार्मासिस्ट हैं वो। और मैं मेरे ख़्याल में 3 साढ़े 3 या 4 साल का था जब पहली दफ़ा हम लोग सऊदीया चले गए। तो इब्तदाई तालीम जो है वहाँ पे ज़्यादातर घर में हासिल की और फिर उसके बाद मैं 5वीं में पढ़ रहा था जब मैं वापस आया, तो कुछ अर्सा गाँव के स्कूल में दोबारा से शुरू की तालीम।
फिर छठी में जो है इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो तब से इस्लामाबाद में हैं। तो इस दौरान जो है मैं सेकंड ईयर में था। तो एक दिन ये हुआ कि हमारे एक टीचर थे, उन्होंने एक मुझे दी बुक, मुझे नहीं दी बल्कि क्लास में मुख्तलिफ लड़कों को दी। उसने कहा पढ़ के सुनाओ। तो मुख्तलिफ लोगों ने आके पढ़ के सुनाई, मैंने भी सुनाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार रेडियो पे काम करना है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ। उस ज़माने में हमारे बचपन में रेडियो होता था, वाक़तन हुँ। रेडियो अभी बरकरार था, लोग सुनते थे, उसकी लोग अहमियत अहमियत बरकरार थी। थी। तो मेरे लिए बड़ी मतलब वो थी, मैं कैसे करूँगा? उन्होंने कहा छोड़ो, करना है बताओ। मैंने कहा कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ जो है ना कल चलना। वो मुझे ले गए। वो खुद प्रोग्राम किया करते थे। एक मॉर्निंग में हैया अल फलाह प्रोग्राम होता था, मजहबी प्रोग्राम। तो वो बेसिकली उसके कंपेयर थे, लेकिन वहाँ पे एक और प्रोग्राम के लिए कुछ चाहिए थे उन्हें, जो बेसिकली नौजवानों का प्रोग्राम था। तो उसके लिए उन्हें चाहिए थे कुछ लोग, तो उन्होंने उनसे कहा और उन्होंने अपनी क्लास में कुछ लोग। तो फिर बहरहाल इस तरीके से रेडियो पे वो शुरू हो गया। उसी दौरान फिर वो चलता रहा। सुबह के टाइम जाते थे, वो आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, और फिर वहाँ से जो क्या कहते हैं कॉलेज आ जाते थे, कॉलेज से फिर घर। तो ये तरीका चल रहा था। फिर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में चल के ना एक उसका सेगमेंट आया कि जी आप वो कर लें, न्यूज़ जो है ना, अहम ख़बरें जो होती हैं गुज़श्ता रोज़ की, वो अहम ख़बरें सुबह का टाइम जो प्रोग्राम होता था, तो उसमें कहा कि उसका भी एक सेगमेंट होगा। तो वो मुझे कहा गया कि जी आप है ना, तो उन ख़बरों के लिए जो है ना वो किया। तो ये मैं चूँकि रावलपिंडी रेडियो स्टेशन रावलपिंडी जो है वहाँ पे करता था, तो उनका न्यूज़ सेक्शन नहीं था। न्यूज़ सेक्शन जो है वो इस्लामाबाद में था। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं एक न्यूज़ एजेंसी में काम करता हूँ, तो तुम ऐसा करो कि शाम के वक्त क्या कर रहे होते हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, घर में होते हैं और बस। उसने कहा अच्छा तुम घंटे आधे घंटे के लिए जो है ना वहाँ आ जाया करो। तो फोर्थ ईयर में मैं था, तो मैंने इस तरह से वो न्यूज़ एजेंसी का ऑफिस था, मैं उनके पास चला जाता। वो कुछ चीज़ें मुझे निकाल के, उस वक्त टेलीप्रिंटर पे खबरें आया करती थी, मुख्तलिफ सर्विसेज। तो वो उसमें वो न्यूज़ एजेंसी बुनियादी तौर पे ये करती थी कि अंग्रेज़ी की खबरों को ट्रांसलेट करती थी उर्दू में, और फिर लोकल अखबारात को भेज देती थी, या उसकी वो सर्विस अखबारात लेते थे। तो वहाँ पे हुआ, वहाँ पे फिर जो क्या कहते हैं, मैं तो कुछ दिन के लिए इसलिए गया था कि मैं ख़बरें गैदर कर लूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेशन का थोड़ा सा हुआ, वो भी कर ली। तो वो फिर वहीं पे फिर जॉब हो गई। तो इस तरीके से जो है वो एक न्यूज़ का बन गया स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही। अभी ग्रेजुएशन में था, फोर्थ ईयर में था, तो रेगुलर एक जॉब शुरू कर दी। फिर उसके बाद मास्टर्स मैंने बाद में किया, और मैथ्स कम्युनिकेशन में ही कर लिया। फिर अखबारात, न्यूज़ एजेंसी से अखबारात, अखबारात से टीवी चैनल, और फिर यूँ जर्नी जो है ना वो चलती रही। माशाल्लाह जिस एतबार से कुछ सलाहियतें अल्लाह ने आपके अंदर रखी हैं, उसी तरफ रुख हो गया आपका इनिशियली। वरना हमारे यहाँ तो मोस्टली यही होता है हुँ, कि करियर काउंसलिंग ही नहीं हो रही होती। बिल्कुल 4 सही। डिग्रीज़ भी कर ली, मास्टर भी इवन कर लिया बैचलर के बाद, और अभी भी इस चीज़ का आइडिया नहीं कि हमने जाना कहाँ पे है। जाना तो ये बड़ा अच्छा आपका माशाल्लाह पढ़ाई के साथ-साथ ही आपका एक्सपीरियंस भी जी, चल रहा वो है, और वो फिर बनता चला गया बिल्कुल। मैच्योरिटी फिर उस एतबार से बनती रही। आपके हम अक्सर आर्टिकल्स भी पढ़ते हुँ, रहते हुँ, हैं, और उसमें जहाँ हालात हाज़िरा के ऊपर ग्रिप है, वहीं फ़िक्री एतबार से चीज़ों के ऊपर बड़ी ग्रिप है। दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। तो एक बड़ा अच्छा अमलगमेशन हमें आपके उसके अंदर मिल जाता है। तो सर ये जो फ़ील्ड है जर्नलिज़्म की, ये जो सहाफ़ी, इस एतबार से तो वाक़ईतन एक साहिब इल्म आदमी होता है, अगर वो उसके साथ जस्टिस करे अपनी फ़ील्ड के साथ, कि उसे तमाम हर फ़ील्ड की कुतब भी पढ़नी है, हुँ, उसे जो चल रहा है हालात हाज़िरा उसके ऊपर गहरी निगाह भी रखनी है, और बिल्कुल रियल टाइम के अंदर। ये नहीं कि एक इवेंट हुआ, उसको फिर साल बाद उसका देख रहे हैं। वो हुँ, तो ख़ैर साल बाद पोस्ट एनालिसिस तो हाँ, चलते रहते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बिल्कुल रियल टाइम के अंदर भी। तो ये फ़ील्ड इस एतबार से तो बहुत वास्ट है। तो इसको कैसे सर देखिए, हमारे यहाँ जो बुनियाद है जर्नलिज़्म की, अगर वो देखें तो हमारी जो ख़ुसूसन उर्दू जर्नलिज़्म में, हुँ। वहाँ पे आपको स्कॉलर्स मिलते हैं सारे जी, के जी, सारे। बिल्कुल। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब हों, वो आगा शौकत काश्मीरी हों, हुँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, सैयद अबुल आला मौदूदी हों। ये तमाम लोग जो हैं, ये बुनियादी तौर पे इन्होंने, इनका कैरियर जो था वो तो सहाफ़त का ही था। हुँ, और यही वो लोग थे जिन्होंने बिना डाली इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो तब्दीली की, और अकामत दीन की जो तहरीक है, उसमें अक्सर लोग आपको सहाफ़ी मिलेंगे जिन्होंने किया।
उसके बाद से फिर हुआ ये कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें कमर्शियलाइज़ होती चली गईं और फिर जो दिखता है वो बिकता है का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो वो जो बात आपने कही वो 100% दुरुस्त है कि अगर आप इंसाफ करना चाहें तो फिर तो वाक़तन आपको चीज़ों के ऊपर आपका मुताला होगा, तो तब आप उसके ऊपर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बीपर देना है तो आपको कोई जो है ना वो टेलीविज़न का फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खड़े। वहाँ पे जितना चीख के आप बोल सकते हैं वो हुँ, आपकी क्वालिफ़िकेशन उतनी है। क्वालिफ़िकेशन है, या फिर जो है ना आप एक प्रोग्राम के एंकर बन गए हैं तो वहाँ पे आपने किस पार्टी की लाइन को टो टो करना है करना। वो आपकी क्वालिफ़िकेशन बन जाती है। फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो गैर मुतल्लिक हो जाती हैं इनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो आपकी बात से एक नुक्ता यानी कि ये समझ आया कि पहले दीन का एक हमागीर तसव्वुर रखने वाली शख्सियत इस फ़ील्ड के अंदर थी, जो हुँ, मीडिया का एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, लोगों का ज़हन साज़ी करना, उनका राय-आमा हमवार करने वाली ये जो फ़ील्ड है, उसके अंदर उन लोगों का कलीदी किरदार था। और आज अगर हम देखें, तो वो तकरीबन नापैद है मामला, इस मीडिया वाली फ़ील्ड के अंदर, जिसने एक्सेल करना है, वो अपने आप को वही टिपिकल सेकुलर लिबरल माइंडसेट के साथ प्रेज़ेंट करे, चाहे वो हो या ना हो, हुँ। तो फिर उसके दरवाजे खुले हैं, अदरवाइज फिर नहीं। और जाहिर सी बात है, जब से प्राइवेटाइजेशन का ये मामला हुआ है, तो उसमें फिर हर तरफ से न्यूज़ आएगी और आपने टो करनी है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, सिर्फ़ प्राइवेटाइज़ेशन नहीं है, असल में मसला ये है कि जब एजेंडा सेल होगा, हाँ। अब एजेंडा सेल होने के लिए पैसे कौन लगा रहा है? देखिए ना कि क्या दीनी तहरीकें या दीनी तंज़ीमें को पैसा लगाती इन्वेस्ट करती हैं। आज तक किसी दीनी तहरीक ने शायद एक जमात इस्लामी का अखबार है जसारत और वो भी लूला लंगड़ा सा चल रहा है। उसके अलावा तो कोई भी और नहीं है कि जिसका कोई मीडिया आउटलेट हो। हुँ, जितने भी आउटलेट हैं या तो वो कमर्शियल हैं या फिर ये है कि उनकी फंडिंग जो है ना वो उन लोगों की तरफ से आ रही है जिन्होंने अपना नैरेटिव सेल करना है। जी। वो यूएस एड हो सकती है, वो यूके एड हो सकती है, वो और फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो वो एजेंडा सेटिंग और एजेंडा सेलिंग जब होती है तो फिर ज़ाहिर है जो उनके साथ अलाइन होते हैं वही लोग ऊपर आते हैं। मेहताब भाई, ये जो फ़िक्री एतबार से अगर बात करें, ये जो तहरीक इस्लामी का एक ओवरऑल काफ़िला है, जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं, जमातें हैं, सब मिलकर काम कर रही हैं। तो आम तौर पर हम ये बात डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि यहाँ पर फ़लसफ़ा, नज़रियात, आइडियोलॉजीज़, फिर इमरानियात की फ़ील्ड का एक वास्ट पूरा हम्म, मैदान है, समंदर है, जिसके अंदर नज़रियात का तूफ़ान है, हर तरह की ज़ाहिर-सी बात है। उसके साथ बहसीत सहाफ़ी, जर्नलिस्ट बराह रास्त कनेक्शन है, ताल्लुक़ रहता है। तो ज़हनों के अंदर 100 किस्म के नज़रियात चल रहे होते हैं। वहाँ पर अपने आप को इस नज़रिए के साथ पकड़ के रखना, लिंक करके रखना, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये बात हमारे यहाँ अक्सर चलती है कि जो सोशल साइंसेज़ के स्टूडेंट्स होते हैं और इसी तरह सहाफ़ी हैं, वकील हैं, वो बमुश्किल ही इस तरफ आते हैं कि दीन की खिदमत की तरफ या दीन को एक हमागिर तसव्वुर के तौर पर देखें। जबकि बाकी वेस्टर्न माइंडसेट तो यही है कि सेकुलर फ़ील्ड्स अलहदा हैं, रिलीजियस फ़ील्ड्स अलहदा हैं, आप उसको जो कंबाइन कर रहे हैं, ये चीज़ हम्म। उनकी समझ से बाहर है। तो हम यही समझते हैं कि सोशल साइंसेज़ और इस तरफ के लोग, चूँकि बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस उन नज़रियात का है, तो मुश्किल से इस तरफ आते नहीं हैं। मेरा आपकी जर्नी की इस नहीं हवाले मेरा से। ख्याल है कि तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है। हुँ, देखिए, एक बुनियादी चीज़ है कि सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है आपका। आप ये समझें कि एक फ़र्द डॉक्टर है हुँ, तो उसके पास जो लोग आ रहे हैं उन्हें इस चीज़ से गरज नहीं है कि वो सेकुलर है, लिबरल है, मजहबी नहीं, है, जो भी है। बिल्कुल। वो जितना अच्छा डॉक्टर होगा तो उतना जो स्किल है है ना उसकी। वो उसकी स्किल बिकेगी। एक इंजीनियर है तो उसकी स्किल बिकेगी। जब आप सोशल साइंसेस के अंदर आते हैं ना तो फिर आपकी जो स्किल बिकना होता है ना तो उसके अंदर आपके नज़रियात, आपकी जो सेलिंग होती है उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। और मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा बिक रही हो, जिस चीज़ के ज़्यादा दाम लगने होते हैं ना, लोग उसको अडॉप्ट कर लेते उसकी हैं। स्पेशलाइज़ेशन शुरू कर दें। उसके स्पेशलाइज से शुरू कर देते हैं या अपने ऊपर उसको तारी कर तारीख लेते है। हैं कि ताकि वो बिक सके मार्केट के अंदर। जब सही। सेकुलरिज्म, जब कि जो खरीदने वाले हैं, आपकी स्किल खरीदने वाले हैं ना, अगेन वही बात हम उससे करेंगे। मतलब एक प्रोग्राम चल रहा है, आप ये पॉडकास्ट अगर आपका कमर्शियल हो तो आप ये समझें कि आप ये कहते हैं कि इस पॉडकास्ट के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, लेकिन इसको हमने कम अज़ कम 4 लाख रुपए जो है ना इससे अर्न डन। करना है। अब ये अर्निंग कहाँ से आएगी? वो उन एडवर्टाइजमेंट से आएगी जो इस
पॉडकास्ट को मिलेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट देने वाले कौन होगा? वो बैंकिंग सेक्टर होगा, वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, वो पेप्सी कोला होगी। अब अगर ये प्रोग्राम मजहबी है तो उसको तो एडवर्टाइजमेंट नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। तो अगर वो आप 5 लाख के बजाय आप नुकसान में जा रहे हैं या बमुश्किल उसका वो खर्चा पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप इसके साथ रह सकते हैं या नहीं है? और अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो 5 लाख के बजाय आपके लिए 10 लाख भी बड़ा इजी है। बड़ा easy। तो फिर यहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसकी वजह से लोग ठहरते नहीं हैं, बल्कि वो उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे ज़रा इजी हो जाती हैं easy चीज़ें। हो जाए। क्योंकि यहाँ अगर आपने रहना है, अपने नज़रिए के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, तो फिर आपको अपने आप को जो है ना वो लिमिटेड करना पड़ेगा, स्पेशली फाइनेंशियल मामलात के अंदर। फिर आप वो नहीं कर सकते कि आपको जैसे कि है कि मतलब 2 करोड़ की सैलरी आपको नहीं नहीं मिले। मिलेगी, वो आपको उसके अंदर लिमिटेड अपने आप को रखना पड़ेगा। तो आप रखने को तैयार हैं या नहीं है, ये असल मसला है। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी फ़िक्री हवाले से कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से लोग निकल जाते हैं। ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंकर है उसकी निस्बत, लिबरलिज़म की निस्बत या उसकी जितने भी चीज़ें। लेकिन चूँकि मार्केट में ये बिकता नहीं है, इसके खरीदार नहीं हैं, या इसके इसको बेचने के जो प्रैक्टिसेस हैं ना, उसके अंदर इतना चार्म नहीं है, चाम नहीं। उसके अंदर इतनी जो वर्थ नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी ये बन हम्म। सके। इसलिए जो है ना लोग यहाँ से मूव करते सर कमज़ोर वाली तो बात बिल्कुल मैंने भी हैं। नहीं कही, जी। कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वही आपकी बाकी हुँ, सारी बातें हुँ, बिल्कुल उसका कनेक्ट करी कि वो चार्म नहीं है, हुँ, उसके पे बैक कोई नहीं हुँ, है। और एनवायरनमेंट सारा, सोबत सारी वो हुँ, दूसरी तर्ज की है ना। दूसरी बिल्कुल ऐसा। और फिर वो डॉक्टर साहब की, डॉक्टर इसरार अहमद की वो बात याद आ गई कि जो इनकलाबी लिटरेचर है, इट डज़ नॉट सेल लाइक हॉट केक्स ना। ना तो बिल्कुल ऐसा। इसके ऊपर आपका खर्च भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और पे बैक भी पे बैक भी नहीं कोई नहीं होगा होगा। बिल्कुल। तो इस एतबार से फिर वही जो आपकी फील्ड है, हुँ, इसके अंदर तो फिर एक ये कुर्बानी का मादा भी शामिल हो गया ना कि अगर आप अपने नज़रिए के साथ स्टिक रहना चाहते हैं और जहाँ पर चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की हुँ, वाला मामला अपनाना नहीं है आपने, फिर तो एक कुर्बानी वाला मामला अपने आप को आपने रोका। जबकि इसके बरक्स हमने देखा है, खासकर पिछली एक दिहाई के अंदर, कि बहुत सी शख्सियात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो वो पैसा फेंक तमाशा हुँ, देख वाला मामला हुआ बिल्कुल। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसके ऊपर आपका कोई तबसरा करें ज़रा, खोलें ज़रा इस बात को। देखिए ऐसे ही है चीज़ें। यहाँ चूँकि होता ये है, मैं सोशल मीडिया की मिसाल देता हूँ, मैं इसलिए कि मैं अफ़राद को डिस्कस नहीं करना हाँ, चाह हम रहा, भी इस अफ़राद को नहीं इसलिए कर जो रहे है लेकिन ना एक जनरल फिनोमेना को डिस्कस हाँ, फिनोमेना को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सोशल मीडिया के अंदर क्या है, आपने एक पॉडकास्ट शुरू की, इसी को हम हुँ, बुनियाद बना लेते हैं। तो क्या है कि अगर आप इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, आप ये समझिए कि इसको बूस्ट करने के लिए आपने 5 लाख रुपए लगा दिए इसके, हुँ, तो आपको विद इन मंथ जो है आपके सब्सक्राइबर्स जो है वो हज़ारों और लाखों में चले जाएंगे। सही। ठीक है। और एक तरीका ये है कि आपके पास बूस्टिंग के कोई पैसे नहीं है, हुँ, आप इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ पे चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप 3 साल से लगे हुए हैं तो आपके 10,000 फॉलोअर्स ही, हुँ, आपके व्यूज़ भी हो, आपको अर्निंग भी उससे उसी हिसाब से हो रही हो। अगर आपने ये भी ऐड को भी रिस्ट्रिक्शन, आप सोशल मीडिया की बात करें तो अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर आप सबसे ज़्यादा जो इंश्योरेंस के ऐड होते हुँ, हैं, जो इवन पोर्नोग्राफिक साइट्स के जो ऐड होते हैं, या जो अल्कोहलिक ऐड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। अगर हुँ, आपने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आप कहते हैं कि सिर्फ एजुकेशनल ऐड चल सकते हैं, सिर्फ ऐसे ऐड चल सकते हैं कि जिसके अंदर जो अडल्ट कंटेंट ना ना हो, हो। तो उसकी कीमत जो है ना वो बहुत कम होगी। तो आपको उन चीज़ों सब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आपने एक तरफ आपने इन्वेस्ट किया और उसके फ़ौरन बाद आप एक बड़ा रेवेन्यू लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये मॉडल नहीं चल सकता। उसके लिए फिर जो है ना वो उसी मॉडल पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने इस नज़रिए को अपनाया है, शऊरी तौर पे अपनाया है, और आप स्ट्रिक्ट हैं इसके साथ कि नहीं ऐसे ही करना है, हुँ, तो फिर आपको इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें एक नोट ये भी हम डाल दें कि हमारा भी बिल्कुल यही मामला है। स्टार्ट ही जो हमारी बुनियाद है वो बातें ही ऐसी हैं जो अक्सर लोग शायद उसको बोरिंग भी समझें। बिल्कुल लेकिन ऐसे। जिनको इसमें इंटरेस्ट है, ज़रूर उनके लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश है बात जितनी भी आगे फैले। और वही मोनेटाइज़ेशन के साथ काफ़ी इश्यूज़ एसोसिएटेड हैं। तो सर आपकी जो ये फ़िक्री एतबार से जो कनेक्शन है, फिर उसमें मौलाना मौदूदी के हवाले से जैसे हमने शुरू में बात की, उनके साथ एक बड़ा आपका वालिहाना लगाव है। वो कहाँ से जुड़ा और अभी तक माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है?
वो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। एक तो जर्नलिस्टिक आपकी पूरी जी। प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड होगी ना, ये वाली चीज़ कहाँ से इंजेक्ट हुई? देखिए मौलाना से मेरा जो पहला तारुफ़ था, मेरे चचा हैं, वो कराची में रहे थे और वो जमीयत से वाबस्ता रहे कुछ अर्सा, तो उनके पास लिटरेचर था। मैंने पहली दफ़ा उनके यहाँ नाम भी सुना था, कुछ किताबें पढ़ी थी, अगरचे कि उस वक्त कुछ समझ नहीं आई थी कि वो क्या है, मतलब प्री मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो वहाँ पे नहीं हुआ। फिर कॉलेज में जब आए तो खुद मतलब ये नाम मेरे लिए जो है ना वो शनासा था, सही। कि सिर्फ उनकी वजह से कुछ उससे थी, तो फिर जमीयत से वाबस्तगी हो गई, और वो भी मौलाना के नाम की वजह से हुई। फिर दोबारा से लिटरेचर पढ़ने का, लिटरेचर समझने का जमीयत के स्टडी सर्कल्स में, उनके प्रोग्रामात में हुआ, और उसने बहुत सारी फ़िक्र की राहें खोली। मतलब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है एक वो टीनेज भी थी उस वक्त, ये तो नहीं है कि मेचोरिटी हुँ, होती है, लेकिन बहरहाल इस्लाम को जो चीज़ इस्लाम के बारे में एक तसव्वुर था कि ठीक है नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ना है, कि स्कूल से वापस आ गए कि जो है ना शाम को कुरान भी पढ़ना है, जुम्मा तो पढ़ना ही हुँ, पढ़ना हुँ, है, तो हुँ। कुछ नमाजें जो है ना वो भी कर इज़ाफ़ी लेंगे भी पढ़ लें अगर थोड़ी। नहीं सहाफ़त तो खैर उस वक्त थी नहीं, नहीं नहीं, ना, मैं कह रहा हूँ इज़ाफ़ी नमाज़ें इजाफी भी। भी हाँ, पढ़ लें जो, तो वो भी होता है, वालदा कहती थी कि नमाज़ पढ़ो तो पढ़ लेते थे, तो मतलब वो इस किस्म का एक तसव्वुर था जो हमारे माशरे में एक राइजुल वक्त तसव्वुर ऐसा ही है दीन के बारे में, कि कुरान आपको घर में लाजमी पढ़ाया जाएगा, वो चाहे सेकुलर हो, लिबरल हो, बहुत एलिट एक की जो है ना हाँ, हाँ। उसको छोड़ दें, तो बाकी सब घरों में ऐसे ही है, वहाँ पे कोई आपको इसमें मुख्तलिफ सिनेरियो नहीं मिलेगा। बाकी ये है कि कुरान पढ़ना आपको आता है, नमाज भी आप पढ़ लेते हैं, नमाज याद भी होती है, और जुमा तो पढ़ते ही हुँ, पढ़ते हैं, बाकी भी कहीं कभी जो है ना रेगुलर, कभी इरेगुलर। लेकिन मौलाना की तहरीरों को पढ़ने से या उसको समझने से ये पता चला कि नहीं, दीन तो ये चीज़ नहीं है, दीन तो इससे आगे की चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना की जब तहरीरें आप पढ़ें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें आपको सब कुछ मिलता है, मतलब आपको फ़िक्र भी मिलती है, आपको दीन से ताल्लुक़ भी मिलता है, और आपको अदब की वो चाशनी भी हुँ, मिलती है कि जो हमारे दीनी लिटरेचर में कहीं और नहीं। हुँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप कर सकते हैं, उस वो एक पैराए में ला सकते हैं, लेकिन मतलब ज़ाती तौर पे मेरा एक वो तासुर ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो बहुत पुरतकल्लुफ़ लिखते हैं। हुँ, जो उनका ख़ास बुल कलामी जो एक स्टाइल है, वो स्टाइल है मशहूर है। वो लिखने के लिए, कि उनको पढ़ने के लिए जो है ना आपको अरबी भी आनी चाहिए, आपको फ़ारसी भी आनी चाहिए, आपको पहले से स्कॉलर होना चाहिए, तब जाके आप जो है ना मतलब उनकी एक बात को ख़ास अगर नीश को टारगेट कर रहे हैं। निश को टारगेट। लेकिन मौलाना मौदूदी के अंदर ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, आपको बात भी समझ में आ जाएगी, आपको वो अदब की चाशनी भी मिल जाएगी, और वो चीज़ आपके अंदर भी उतर जाती है अगर आपने उसको पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश की है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मौलाना को पढ़ते गए, फिर मौलाना को पढ़ने के बाद ये भी हुआ कि और पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, हुँ, कि जो चीज़ वो लिख रहे हैं उसको ज़रा और देखें, तो और लोगों ने क्या लिखा, या वो चीज़ कैसे है, वो चीज़ क्योंकि खुद मौलाना की तहरीर में ये बहुत बड़ा एक कमाल है कि वो डायरेक्टली रेफरेंस ना भी दें, तब भी उसके अंदर एक ऐसा है कि जो तजस्सुस पैदा करता है, हुँ, वो एक गैर महसूस अंदाज में आपके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, तो उस तजस्सुस ने फिर मज़ीद पढ़ने की जो है ना वो एक चार्ट डाल दी, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो कुछ चीज़ों को कोशिश की पढ़ने की, और उससे फिर एक जो है ना मज़ीद आपको आगे के होके फिर डॉक्टर इसरार साहब को खैर पढ़ा तो नहीं उस तरीके से, लेकिन डॉक्टर साहब को सुना, मेजर और उनका वो उनकी वर्बल ही हाँ ऐसा है। वर्बल सारा है, हुँ, और डॉक्टर साहब की जो कम्युनिकेशन है ना वर्बल, वो कमाल की है, हुँ, मतलब शायदी, मतलब बड़े बड़े खत खतीब, खुतबा जो है खुतबा, ना हाँ। उनको एक तरफ रख दें और डॉक्टर इसरार साहब को एक तरफ रख दें, तो वो जितनी चीज़ें कम्युनिकेशन थ्योरीज में जो हमने सारा कुछ पढ़ा है कि अल्फाज का जो चुनाव होता है, जो ज़ीरो बम होता है, जो उसके अंदर एनर्जी होती एनर्जी। है, वो सारी चीज़ें आपको डॉक्टर इसरार साहब की गुफ्तगू के अंदर, उनके दरूस के अंदर, उनके लेक्चर्स के अंदर मिलती है। तो फिर और फिर एक चीज़ और भी है कि ये चूँकि मौलाना तो खैर मौदूदी तो शारे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने इसकी बुनियाद डाली, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद साहब तनहा नहीं है, बल्कि एक पूरी उसके बाद तहरीक थी जिसमें कि नईम सिद्दीकी साहब हैं, दीगर लोग, मतलब हर वो उसको करते चले जाए,
तो फिर ये है कि जब आपको हो जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब हर फील्ड के बारे में, हर चीज़ के बारे में और दीन के जितने भी जहतें हो सकती हैं, जितने भी उसके ज़ाविये हो सकते हैं, जितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, उन सब के ऊपर भी अल्लाह का ये बड़ा करम है कि तहरीक इस्लामी ने बड़ा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है और वो सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। दस्तयाब। इनके अंदर एक तदरीज हमें हुँ, इन इन मुसन्निफ़ीन में देखने को मिलती है। एक सदी का ये अरसा हुँ, है कि अगर अबुल कलाम आज़ाद की तसानीफ़ देखें तो उसमें अगर वो हवाला देते हैं तो वो पूरी उसकी हुँ, कोट करना लाज़मी नहीं समझते। वो हुँ, मतलब उसमें ये कि लिख दिया तो ये सनद के तौर पे हुँ, या हदीस ये लिखी है तो अब इसकी हदीस हुँ, का हवाला देना भी ज़रूरी नहीं, वो समझते हैं। उनका एक ये हुँ, स्टाइल है। उससे आगे चलें तो मौलाना मौदूदी अपने दौर में जिस तरह से कर रहे थे तो वहाँ पर शायद हुँ, साइंटिफिक रैशनलिज़्म का दौर अभी बिल्कुल जोबन पे है। तो कुरान और हदीस को पहले बयान करने से पहले लॉजिकल हुँ, सारी बहस किया, फिर हवाला दिया फिर हवाला और फिर आगे बढ़े। फिर पाकिस्तान बन दिया। गया, हुँ, अब एक इस्लामी फ़िज़ा भी कुछ ना कुछ हुँ, सो कॉल्ड आप समझ लें बन गई। तो फिर डॉक्टर सहार अहमद का दौर आता है जब उन्होंने पहले हवाला हुँ, पूरा कुरान बाकायदा सामने रख करेक्ट। दिया, दर्स लेके बैठ गए। हुँ, फिर उसके अंदर वही सारी हुँ, फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू जो है कर दी। ये एक इसलिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आम तौर पे डॉक्टर साहब को लोगों ने मुदर्रिस का एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें रख दिया है। हुँ, हालाँकि वो बातें वही सारी हुँ, डिस्कस कर रहे हैं, तरीक़ाकार तरीका उनका इस तरह से है। असल में जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, इसका ये एक नुकसान होता है कि अच्छा। बहरहाल चूँकि इसमें जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, इंसान उससे बाहर निकल जाता है, सुनते हुए भी। हुँ। आपको पिछली बात उससे याद नहीं रहती। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके हाँ, सामने होता है, आप फिर पीछे पलट पीछे के पलट सफ़ा के जो है ना, वो नोट देख भी किया लेते हैं। होता है कुछ। नोट फुटनोट भी लिखते हैं लोग, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कुछ लोग हाशिए पे लिखते हैं। लेकिन अगर ना भी लिखें तो तब भी आपके पास एक रेफ़रेंस उस पूरे का, जहाँ से किताब शुरू हुई है उसके ऊपर से लेके जहाँ तक आपने पढ़ा है उसे। लेकिन जब आप गुफ्तगू को होते हैं तो आप बेसिकली मुकर्रर के साथ-साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। हुँ, वो पिछली बातें आपको याद नहीं रहती है। याद नहीं रहता। उसी वक़्त अगर इवन पॉज़ करके आपसे पूछे कि पहले क्या पहले कहा क्या था, था? 2 मिनट पहले की बात हो सकता है आपको याद ना हो उस वक़्त। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन का। ये आप इस फ़ील्ड से मीडिया की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये ऑडियो विज़ुअल जो है, हुँ। ये ज़्यादा नहीं है ज़हन के ऊपर अपनी छाप डालने वाली? छाप डालती है, लेकिन इसकी छाप बहुत देर पा नहीं होती। अच्छा, मतलब ये जो किताब के मुकाबले में। हाँ, किताब के मुकाबले में। देखिए जो चीज़ें आपने किताब में पढ़ी हैं, चाहे आपने मैट्रिक में पढ़ा हो, चाहे प्री मैट्रिक पढ़ा हो, वो चीज़ें आपको याद होंगी। हुँ, लेकिन जो कुछ आपने ऑडियो विजुअल में सुना है, ज़रा गौर करें कि आपको कितना याद है उसमें से। सही। तो वो चीज़ें ए वक़्ती तौर पे आपकी परसेप्शन ज़रूर बनाती हैं। तासुर कायम हो गया तासुर एक कायम बंदे का। होता है, एक बंदे का हाँ, उसके अंदर। लेकिन वो तासुर बहुत देर पा नहीं होता। मतलब उस तासुर की जो जुज़वियात होती हैं, वो बाद में आप भूल जाते हैं। सिर्फ़ बोलिए। यही चीज़ रहती है उसके अंदर कि ये बात थी, इस हवाले से बात की थी, ये असल मामला है। वो मामला तो रहा, लेकिन उसकी जितनी भी जुज़वियात थी ना, वो सारी की सारी उसमें से ख़त्म हो गई। जबकि तहरीर के अंदर ये नहीं होता। तहरीर के अंदर जब आप पढ़ते हैं, आपने कोई अफ़साना पढ़ा, कोई नॉवल पढ़ा, तो आपको एक-एक वाक़यात उसके याद होते हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें तो आपने ड्रामा देखा होगा, तो ड्रामा आपने देख लिया आज, मतलब जब वो कर रहे हैं पिछले दिनों जो अर्तुगरुल गाज़ी का आया था ड्रामा, पाकिस्तान में बहुत देखा गया उसे। लेकिन आज भी लोगों से पूछे तो उनको शायद 2-3 वाक़यात हाँ, के अलावा कुछ भी नहीं कोई याद नहीं याद, होगा उसमें से। लेकिन वो तासुर ही है। था जो है ना, वो 2 साल 3 साल देखते रहे उसमें से। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें कि आपने जो नॉवल पढ़ा होगा या जो कोई किताब पढ़ी होगी, उसका कितना पोर्शन आपको याद है और इस तरह के जो ऑडियो विजुअल के थ्रू आपके इस सामने से जो चीज़ गुज़री है उसका कितना पोर्शन याद होगा। तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। मेहताब भाई, ये हमारी जो इस्लाम की इनकलाबी फ़िक्र है, इसके अंदर अगर देखें तो यूथ के हवाले से अगर हम बात करें, तो मीडिया का चूँकि हुँ, किरदार बहुत ज़्यादा है और अगर हम इसको इस फ़िक्र को पीछे से लेकर चलें तो अल्लामा इकबाल से शुरू होते हैं, मौलाना मौदूदी हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद की बात हुई और भी शख्सियत हुँ, अमीन हसन इस्लाही हैं, डॉक्टर हुँ, रफ़ीउद्दीन हम उनका हुँ, ज़िक्र करते रहते हैं। अ, इनकी बातें कहीं न कहीं किताबों में एक तरफ रह गईं, हुँ, शेल्व्स की ज़ीनत बन गईं, यूथ उसको खोल के देखने का टाइम ही नहीं है, मतलब और इतने शुगल हैं। लेकिन डॉक्टर सरार अहमद का एक ये पॉइंट ज़रूर है कि वो चूँकि बार-बार सामने आ जाते हैं, हुँ, ख़ासकर मैंने इस चीज़ को खुद अंदाज़ा किया कि ये भी अल्लाह की एक मशीयत है कि उनकी पर्दा फ़रमाने के हुँ, बाद उनका इस दुनिया से रुखसत होने के बाद सोशल मीडिया का बूम आया पाकिस्तान हुँ, के अंदर और उनकी वही क्लिप्स ख़ासकर वो पीस टीवी के ऊपर हुँ, जो उनके हुए जी थे, अब लेक्चर्स। वो क्लिप्स की सूरत में हुँ, काफ़ी वायरल हुए। तो अभी रिसेंटली वो अरबी के भी कोर्स किया, वहाँ पे अक्सर तारुफ उनका हुआ ना,
तो उन्होंने ये बात कही कि डॉक्टर सरार अहमद की वो सुनी थी, कुरान के साथ ताल्लुक बना था, हुँ, हमारे भी सीखने आ गए। देखा। अब वो बाकी बातें जो कि तुम है कि हुँ, उसमें क्या उनको देखा। क्लिक किया पूरी फ़िक्र, लेकिन ये एक तासुर वो वहाँ से ले लिया। अब यहीं से आगे चलें कि ये जो सोशल मीडिया का ये जो दौर है और इसमें ये ऑडियो विजुअल का इतना कनेक्शन है, वहाँ पर जहाँ हमने ये इस किस्म की कंटेंट की बात की जो बड़ा हुँ, अच्छा कंटेंट है उसके मुकाबले में दूसरा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम सियासी एतबार से और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बथेरा कंटेंट है और किसी भी नौजवान के लिए कंफ्यूज होने के लिए काफ़ी है। बहुत काफ़ी। और उसमें अब आप इस चीज़ को बताएं कि पिछली ये जो डेढ़ दिहाई है खासकर, उसमें आपने मीडिया के तौर पर क्या वेरिएशन देखी है कि और नौजवानों का कैसे एक चेंज देखा है उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी में, सोचने में, उनके टारगेट के तयन के अंदर कितना किरदार रहा है इस सोशल मीडिया का, खसूसी तौर पर? मीडिया तो पहले भी था, हुँ। लेकिन सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया ने तो दुनिया की डायनामिक्स जो है ना, खुसूसन पॉलिटिकल डायनामिक्स को तो बिल्कुल तब्दील बदल करके रख दिया। खुसूसन आजकल जो बहुत ज़्यादा इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है जनरेशन ज़ी की, हुँ, और अब तो वो कहते हैं कि जनरेशन ज़ी रेवोल्यूशन। हुँ, तो बांग्लादेश में हमने देखा कि वहाँ पे किया। ये देखें कि कितनी बड़ी एक बम्बार्डमेंट थी वहाँ पे, जो इंडियन मीडिया ने, क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत बड़ा है, हुँ, 3,000 से ज़्यादा चैनल्स जिसमें सेटेलाइट चैनल हों, तो उसकी फिल्में जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर बनती है। फिर बंगाली ज़बान जो है उसका लिटरेचर, उसका सब कुछ, वो चूँकि मगरबी बंगाल ज़्यादा जो है ना वो उसमें इन्फ्लुएंस रहा है उसका, तो इस वजह से बंगाली के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, जिसका एक नुकसान पाकिस्तान बनने के बाद भी हुआ वहाँ से कि बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन जनरेशन ज़ी तक आते आते जो है वो लोगों को हुआ ये कि उनका परसेप्शन चेंज होना शुरू हो गया। जहाँ पे कि जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी कि इससे तासुर बनता है, लेकिन ये देर पा नहीं होता, इससे जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं हासिल होता। लेकिन ये जो परसेप्शन बनता है, इसमें एक बड़ी बात ये है कि जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया था ना, तो तब सिर्फ एजेंडा सेटिंग होती थी। हुँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कौन चलाता था? एक अखबार है या एक टीवी चैनल है। एक अखबार भी पाकिस्तान में कर लें तो एक अखबार के लिए आज अगर एक अखबार आप निकालने के लिए जाएं, तो वो अखबार जो है कम से कम आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए एक अखबार निकाल के उसको मार्केट में लॉन्च करने तक, उसको एक फिजिबल जो है वो बिजनेस मॉडल के तौर पे रन करने के लिए कम अज़ कम भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपके पास हो, फिर आप सोच सकते हैं कि किसी भी लेवल का अखबार आप चला रहे हैं। टीवी चैनल्स की बात करें तो वो अरबों में चला अरब में। जाता है, 2 से 3 अरब रुपया। अब इतना पैसा मीडिया के ऊपर कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं? फिर वही अगेन बात है कि जब उन्हें उसका रिटर्न भी चाहिए, तो जो बात हमने पहले डिस्कस की थी कि वो उसी चीज़ को सोचते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने आके ये किया कि अब यहाँ पे हर बंदा जो है वो कंटेंट क्रिएटर बन गया। हुँ, अब आपको किसी महंगे सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी खड़े हैं, आपने मोबाइल उठाया, आपने सामने रखा और आपने अपनी बात करी। आपकी बात में अगर जान है, आपके कंटेंट में अगर जान है, तो वो अपनी जो ऑडियंस है उस तक पहुंचेगा। और अगर आप कंटिन्यूसली ये काम करते रहे तो वो ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो ये चीज़ हमने देखी कि हमें दोनों तरह से ये हुआ कि वो जो पहले था, पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसकी जो लिमिटेशंस थी कि आम लोग उस तक नहीं अप्रोच कर सकते, उस मीडियम को जो है ना वो अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, मखसूस लोग ही उस तक पहुंचते थे और वो अपने एजेंडे के साथ जाते थे, और फिर उनका मकसद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था, तो इसलिए वो उन्होंने तो उसी के ऊपर रहना था। अब यहाँ पे एक बंदे ने अपने आधे घंटे का उसने किया, तो वो उसको हो सकता है इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना हो, वो अपने पार्ट टाइम में भी कर रहा है, वो अपनी हॉबी के तौर पे भी कर रहा है, लेकिन उसके कंटेंट में जान थी। जैसे हमने कहा कि जो फ़िक्र है उसके अंदर तो जान है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बिकती नहीं है, बिकती लेकिन नहीं। चूँकि जान थी, इसलिए जब वो मार्केट में आई तो उसके जो बायर्स थे वो चीज़ उन तक पहुँची, क्योंकि इस पे कीमत किसी ने नहीं देनी थी। इसने सिर्फ़ इसके साथ अपने आप को रिलेट करना था, लिंक करना था। लोग इसके साथ लिंक होते चले गए। फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे इनकलाब आए, मतलब बांग्लादेश की हमने बात की, मिस्र का आपने सॉरी फ़लस्तीन का इनकलाब।
इजरायली पर्सपेक्टिव जो है वो पूरे तरीके से पिट गया मार्केट के अंदर। कहाँ पिट गया? यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जहाँ लॉबी इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ इसराइल की नाम जो है ना वो लेना मुश्किल होता था किसी भी नेगेटिव रिमार्क्स के साथ, और जो लेता था वो निशान इबरत बन जाता था। लेकिन वहाँ पे जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया के लोगों के अकाउंट्स उड़ गए, दोबारा बन गए, हम्म, लोगों के चैनल्स बैन हो गए, दोबारा बन गए, नए नाम से नए उससे ऊपर। क्योंकि इस चीज़ को ये जो एक जो देव को आज़ाद कर दिया गया था ना बोतल से निकाल के, तो उसने फिर अपना असर दिखाया, और उसके अंदर हर तरीके से जो है ना उसने असर दिखाया उसमें। उसमें ये है कि अब जंग के जो उसूल है ना, जो हमने पीछे हम्म, देखा था कि मतलब 90s तक जो चीज़ें चल रही थी, या इवन अर्ली 2000 तक जो चीज़ें चल रही थी, या इससे भी आगे ले जाएं तो 2010 तक जो चीज़ें चल रही थी, वो एक तरफा जंग थी। एक तरफ से हमला होता था, दूसरी तरफ से सिर्फ दिफा किया जाता। टीवी पे कोई ड्रामा चल गया हम्म, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर कोई मुजाहरा कर लेंगे, हम्म, उसके खिलाफ बंद करोगी कोई कर हम्म, देंगे, दस्तखती मुहिमें चलती थी, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर एक चीज चलती है तो उसको जो है ना निगेट करने वाली 10 काउंटर आवाजें करना। उठ जाती हैं, और उन आवाज़ों को सोसाइटी के अंदर पजीराई मिलती है, इसलिए कि वो सोसाइटी की आवाज़ होती है। अब वो एजेंडा उस तरीके से जो है ना वो सिर्फ जो स्पीकर, जिसके पास लाउड स्पीकर होता था ना पहले, तो वो सिर्फ वही बोलता था। अब मसला ये है कि अब हर बंदे के पास लाउड स्पीकर आ गया, अब वो हर बंदा अपनी बात कर रहा है, जिसने जिसकी सुननी है वो उसकी सुन लेगा। सोसाइटी की जो बात कर रहा है, जो आम आदमी की बात कर रहा है, उसकी बात आम आदमी सुनता है, उसकी बात सोसाइटी। अब हुकूमतें जो है ना और हाँ, रियासतें, हाँ, वो गैर मुतल्लिक होकर रह गई हैं। यूरोप की मिसाल मतलब फ़लस्तीन के इशू पे आपको नज़र आती है वहाँ कि कहाँ बरतानिया जैसा जो है वो मुल्क, या फ्रांस जैसा मुल्क, उसमें इसराइल के खिलाफ इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो जाए, और ख़ुद इसराइल के अंदर इतने बड़े मुजाहरे अपनी हुकूमत के खिलाफ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इसके मतलब एक पॉजिटिव डायनामिक्स को अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, कि इस तब्दीली ने ये भी लाया। और इस तब्दीली ने फिर वो चीज़ भी की जो आप कह रहे हैं, कि जो डॉक्टर इसरार साहब की जो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी, तो उनकी कम्युनिकेशन टीवी पे आपको याद होगा कि 1980 में हम्म, जब आए थे तो उस वक्त भी उनका प्रोग्राम डॉक्टर साहब का बहुत था, लेकिन फिर ज़ियाउल हक साहब ने पाबंदी लगा दी उसके ऊपर, और उसके बाद बैन थे। हम्म, फिर पीस टीवी के ऊपर हुआ तो वो भी सैटेलाइट के ऊपर एक मौजूद, सेटेलाइट लेकिन जब वो सोशल मीडिया के ऊपर आया तो उसके अंदर जितनी जान थी जान थी उसने वो अपनी राह खुद आग बना की ली। तरह फैला। फैल। लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी है कि जहाँ पे अवामी सतह पर बात करें वो ट्रेंड्स के पीछे जाती है, और जो मीडिया, टीवी मीडिया हम्म। और प्रिंट मीडिया पहले कंट्रोल्ड था, कैपिटलिस्टिक लोगों के हाथ में था। यहाँ पर भी आपको लोकल सतह पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ा सा ये मामला आया है, और फिर एक स्पेसिफिक सतह पर एक खास ट्रेंड बिल्ड किया जाता है, और लोगों को बताया जाता है कि अब आपने प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाना है, हम्म। अब आपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाना है। मतलब ये चीज़ यूं कि तू है कायम, है। सोशल मीडिया के होने के बावजूद एक जिसे कहते हैं ना सहर और जादू करने का एक तरीकाकार वो उनके पास अभी भी मौजूद है। नहीं, चलें, वो तो है, वो इकबाल के शेर है कि सतीजा कर कर रहा रहा है है अजल से ताए रोज रोज, चिरागे चरागे मुस्तफिज मुस्तवी से से शरारे शरारे बुल। बुल अभी ये तो वो हको बातिल की जंग है जंग जिसने हमेशा जारी रहना जलती रहे। तो वो जो प्राइवेट ये जो एंटिटी हमारी आई है। थी उसपे भी एक कंट्रोल करते हैं, वो फिफ्थ हाँ, जनरेशन के बहुत नाम पे बहुत उस सारा पे भी कुछ कंट्रोल होता हो है जाता है। उस पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। लेकिन मतलब कहीं ना ये एक कहीं से ऐसी चीज़ है एक कि रास्ता निकल आता रास्ता निकल आया है है। उसके हाँ। अंदर। इस पे उस तरह का कंट्रोल मुमकिन नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर था। चलिए थोड़ी सी मैं मजीद लोकल सतह पे बात करके फिर आपका हम्म। बैनुल अक़वामी तजर्बा भी है, उस पर मैं जाना चाहूँगा, फिर स्पेसिफिकली फ़लस्तीन के भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपका, अभी हमने मौलाना मौदूदी के हवाले से बात की, वो आपका फ़िक्री एक पस मंज़र है। उसी की कंटिन्यूटी में जमात इस्लामी के साथ भी आपका एक, जैसे कहते हैं ना, एक लव अफ़ेयर सा चलता रहता है। अक्सर उनको मशवरे और हम्म। तजावीज़ देते रहते हैं और उनकी खिंचाई भी करते हैं। हम्म। तो उस हवाले से बताएँ कि जमात इस्लामी को आप कहाँ देखते हैं इस वक़्त, कि उसकी पोज़ीशन क्या है? और ख़ासकर ये कि कोई उनके अपने जो कारकुनान हैं, वो खुद जमात इस्लामी के साथ पूरी तरह कॉन्फिडेंस में उस तरह से नहीं है, या हैं मौजूद लेकिन तो वो इधर-उधर की लाइन भी कर रहे होते हैं। क्या कमी महसूस होती है? देखिए, जमात इस्लामी के पास अगर आप कहें तो मैं ये समझता हूँ कि वाक़तन मतलब किसी बायसनेस से बाहर निकल के, कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पोटेंशियल है ना पोटेंशियल। सोसाइटी को हुँ, ग्रैब करने का, सोसाइटी को लीड करने का, तो वो जमात जमात इस्लामी है। इस्लामी। और हर तरीके से है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये बात कहें कि
पूरे पाकिस्तान में कौन सी पार्टी है जो प्योरली डेमोक्रेटिक पार्टी है, हाँ आपको जमात इस्लामी के ऐसे अलावा? और ये वो चीज़ है जिसको उसके बदतरीन मुखालफिन भी वो बिल्कुल वेटेज देंगे। वेटेज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? करप्शन। हर एक के ऊपर दाग लगते हैं, हम्म चाहे वो तोशाखाना से हम्म घड़ी चोरी से लेकर जो है ना वो मर्सिडीज हम्म, लेने तक, और कोई हार जो है ना वो निकाल लेता है, ये सब अनगिनत के है हर बहुत एक ने जो है ना वो, बाकी चीज़ें तो इससे लेकिन जमात इस्लामी इक़्तिदार में ये ज़ियाउल हक के दौर में भी रही, कुछ अरसा उस वक्त भी उन्होंने रहा, एक सूबे की हुकूमत में भी रही। इसके अलावा जो है बेशुमार दफ़ा जो है ना वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जमात इस्लामी के किसी भी फ़र्द के ऊपर, चाहे वो वज़ीर रहा है सूबाई या मरकज़ी, या वो पार्लियामेंटेरियन रहा, या किसी भी ओहदे पे रहा, किसी पे आज तक इल्ज़ाम नहीं लगा, इल्ज़ाम भी नहीं लगा, और किसी बदतरीन मुखालिफ ने भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि फ़लाँ बंदे ने ये करप्शन की। तो ये दो चीज़ें जो है ना, जो मतलब स्टिग्मा है हमारी पॉलिटिक्स का, जमात इस्लामी इन दोनों से बालातर है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसमें जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो उसको आप उस तरीके से नहीं कर सकते कि वो एक हमारे मजहबी तंजीमों हुसन ये अलमिया है मसलकी कि उसमें एक तो नहीं मसले की अप्रोच होती है, दूसरी बात ये है कि वो सारे के सारे मदरसे की प्रोडक्ट होते हैं, और मदारस के अंदर वो जो दरस निज़ामी है जो आज से 300-400 साल पहले जि, जिसको मुदव्वन किया गया था, उसमें वो तब्दीली लाने को भी तैयार नहीं है। हम्म तो उनकी जो करंट इश्यूज हैं ना, जो करंट सिनेरियोज होते हैं, जो करंट रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ वो कहीं रिलेट नहीं कर पाते। वो बहुत पुरानी सी बातें जो है ना हम्म, करते हैं। मतलब मैं आपको एक मिसाल दूं कि वो खादम रिजवी साहब से तो एक जी दफ़ा उनसे कहा कि जी आप जो है ना आपकी क्या मुआशी पॉलिसी होगी, हम्म, तो उन्होंने कहा कि जी हम कहेंगे कि सूद ख़त्म करो, नहीं तो आया जो आया कोई। जो कोई मतलब ये एक अप्रोच है, ये मतलब ये नहीं है कि कोई मतलब तनकीद के तनकीद हवाले नहीं से है उसे, कि ये एक अप्रोच है कि आपको प्रोसेसेस का ही इल्म नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी का इल्म नहीं है कि मामलात वो कैसे चल रहे हैं, आप वो सादा तरीके से समझते हैं। तो फिर इसीलिए जो है ना हमेशा होता है ये कि मजहबी लोग जहाँ पे भी कहीं उनके हाथ में कोई चीज़ आती है तो वो उसमें बज़ाहिर एक नाकामी का तासुर, और वो नाकामी फिर ये इस्लामी निज़ाम की नाकामी के तौर पे बना उसको दी जाती प्रोजेक्ट है किया जाता है उसमें। तो जमात इस्लामी के अंदर ये पोटेंशियल भी है कि वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और चला सकते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी में भी आपको उनके लोग नज़र आएंगे, उनके लोग जो है ना वो फोर्सेस में भी नज़र आएंगे जो हैं वहाँ पे मौजूद, और इवन मतलब ऐसे हैं कि सिस्टम के कुल पुर्जों के तौर पे काम कर रहे हैं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। तो इस हवाले से मैं उसे कह रहा हूँ। जहाँ तक आपने जो बात दूसरी की है कि क्यों लोग फिर जो है ना लेफ़्ट राइट होते हैं आजकल, एक बहुत सारे जमात इस्लामी के लोग हैं जो इससे पहले नून लीग के बहुत डाई हार्ट फैन बन गए थे, और आजकल यूथिया बनने का बड़ा जो है ना ट्रेंड है जमात इस्लामी के जी अंदर भी। तो उसके हवाले से मैं यही कह सकता हूँ कि असल में जो लोग फिक्री तौर पे स्ट्रांग नहीं होते, हम्म जिन्हें इस फिक्र का नहीं पता होता, वो शॉर्टकट के चक्कर में चले जाते हैं। जो इस्लामी तंजीमें और इस्लामी निज़ाम है उसमें असल में कामयाबी का मैार कुछ और है। हम्म यहाँ पे ये एक जनरल परसेप्शन लोगों की ये बन जाती है कि कामयाबी का मतलब इक़्तिदार का हम्म हुसूल है, जबकि ये है ऐसा नहीं है कि इक़्तिदार अगर आपको मिल गया तो ये कोई कामयाबी नहीं है। और जिस किस्म के इक़्तिदार आजकल मतलब पाकिस्तान में जिसे हाइब्रिड रजीम कहते हैं, तो वो मिल वहाँ भी जाए पे तो मिल भी जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही लेकिन चूंकि ज़ाहिर है जब आप सियासत में होते हैं तो सियासत में तो आपकी चीज़ें काउंट कर रही हाँ, होती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा वो जल्दबाज़ी का शिकार हो जाते हैं। फिर कोई रियासत मदीना का नारा लगाता है तो वो उसके उसकी पीछे तरफ चल पड़े चल पड़ते हैं क्योंकि कि ये तो कुछ कर नहीं रहे ये कुछ यहाँ कर जमूद नजर आ रहा है यहाँ जमूद नज़र आ रहा है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है जी, ये तो पता नहीं अगले कोई 1 सदी में भी कुछ होगा नहीं। हाँ तो वो ट्रेन ज़रा तेज़ चल तेज रही है। चल तो रही है आपको पता है कि जो हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा जो है ना बस स्टॉप के ऊपर वैगनें खड़ी होती हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा आगे चलाते रहते हैं हाँ कि लोग इसलिए भाग के उसमें चले इस जाते हैं कि ये चलने वाली चलने है। वो वाली पता है चलता है कि जो आगे होती है वो सबसे आखिर में जाती है। लेकिन ये बहरहाल एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी का। तो इस वजह से लोगों का ये बन जाता है। तो बस इस जमात के ऊपर बस ये आखिरी कमेंट कि कहाँ अब इसको देखते हैं आपके फ्यूचर में ये कहीं सियासी सतह पर तो बिल्कुल ही मैदान में कहीं पे भी नहीं है और फिक्री एतबार से भी उन्होंने अपने आप के वो जो कनेक्शन है अपनी लिटरेचर के साथ वो भी कमज़ोर नज़र आता है
कितनी प्रोग्रेस हो रही है या क्या मशवरा आप देंगे? हाँ, देखिए मेरा ख़ैर मशवरा देने की मेरे ख़्याल में उन्हें ज़रूरत नहीं है। एक तो चीज़ है सियासी तौर पे तो जब से हाफ़िज़ नईम साहब आए हैं हुँ, ना, जमात ने ख़ासा गेन किया है। अगरचे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुराना माइंडसेट है ना, वो अभी तक हाफ़िज़ साहब के साथ अलाइन उस तरीके से नहीं हो नहीं हुआ। पाया। जिसकी वजह से मतलब कराची के अंदर तो हमें जमात बहुत मुतहर्रिक नज़र आती है। पंजाब के अंदर वो सूरत हाल नहीं है, और पंजाब जो है ना वो वैसे भी थोड़ा सा स्लो रहता है हमेशा। इवन केपीके अगर आप देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ चेंज की पिछले अरसे में। अगर आप देखें कि 2002 के इलेक्शन में वहाँ पे जो जीती थी एमएमए, उसके बाद अगले इलेक्शन में वहाँ पे एएनपी जीत गई थी, फिर उससे अगले इलेक्शन में पीटीआई जीती, फिर पीटीआई को खैर दूसरा और तीसरा चांस भी मिल गया वहाँ। तो उन्होंने इस सर, लेकिन पंजाब निकला नहीं निकला उससे। नहीं। तो ये ज़रा स्लो प्रोसेस होता है पंजाब का, तो इसलिए जमात इस्लामी जो पंजाब है वो खुसूसन बहुत स्लो है और उसका नहीं है। लेकिन कराची के अंदर, और कराची ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी एंटिटी है और वहाँ पे एक तब्दीली नज़र आ रही है। फिर दूसरा ये कि हाफिज़ साहब ने कुछ और इनिशिएटिव लिए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, मतलब उन्होंने एक बनो काबिल के नाम से एक हुँ, अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसने बड़े पैमाने पे यूथ को एंगेज किया है। तो अगर वो उसको कामयाबी के साथ चला लेते हैं तो उससे भी यकीनन जो है एक अच्छा फ़र्क पड़ जाएगा वहाँ पे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम अभी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है हमारे मुल्क का, वो सारा जमूद का शिकार है। क्योंकि हुँ, इधर इलेक्शन हो गए, वो हो गया एक पीटीआई और एंटी पीटीआई, बस वही चल रहा है उसके दरमियान में। तो यहाँ पे कोई ऐसी कल कलाम को इलेक्शन होंगे, कुछ और हलचल जो है ना पॉलिटिकल हलचल मचेगी, तो फिर उसमें ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा डिस्कशन कि हो सके। चलिए मेहताब भाई जी। लोकल सिनेरियो से निकलते हैं बाहर जी जी। और माशाल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पर आपकी पहुँच रहती है वहाँ पर भी। पहले तो ये बताएँ ना ज़रा स्पेशल इलाकों के कुछ डिस्कस करें जहाँ पे हमारे जैसा बंदा जाने का नहीं सोचता। अभी जैसे आपने ज़िक्र किया कि जब ये इज़राइल और फ़लस्तीन जंग स्टार्ट हुई थी तो उसी वक़्त आप कुछ ही दिनों के बाद लेबनान जी जी। गए थे। उसका भी ज़रूर तज़किरा कीजिएगा और उसके अलावा भी पहले तो जनरल बताएँ ना कहाँ-कहाँ आपकी रसाई रहती है या रही है? स्पेशल न्यूज़ टारगेटेड के मतलब एतबार से? वार जोन की अगर आप हुँ, बात करें तो वार जोन में ज़रा अफ़गानिस्तान जो हुँ, है उसकी वॉर को कवर किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वैसे भी खैर हम मेरा जो गांव है वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं है, खासा दूर है उससे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल नज़दीकी है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं और उसको लोकल इंटरनेशनल मीडिया के लिए कवर किया। और फिर ये फ़लस्तीन इशू है, इसको कवर किया। तो ये हैं जो बड़े जो है ना जिनको देखने का वो ज़रा करीब बात से। बताइए अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि जब ये 7 अक्टूबर को शुरू हुई है जंग, तो उसके कुछ ही दिनों बाद जब आप वहाँ गए हैं तो जी, आपके हम 23 अक्टूबर को 23 आप लोग अक्टूबर को, जी। तो हमास के किसी साथी से जब आपका डिस्कस हुआ तो उसने अपना एक टाइमलाइन सी बताई है कि हम हुँ। कितना इसको सर्वाइव उस उसको ज़रा हाँ, बताइए? वो हुआ ये था कि मतलब ज़ाहिर है उस दिन उस वक़्त इज़राइल ने अनाउंस किया था कि 15 दिन का उन्होंने एक ऑपरेशन का टाइम हुँ, दिया था, कि जी 15 दिन के अंदर जो है ना हम हमास को ख़त्म कर देंगे और हुँ, ये वो हो जाएगा। तो पूरी दुनिया का मीडिया जो चीज़ डिस्कस कर रहा था ना वो ये था कि हमास कितने दिन सर्वाइव करेगी, कितने दिन इज़राइल को जो है ना वो हो जाएगी। तो उन दिनों में हम गए वहाँ पे, तो वहाँ जो है एक हमास के थे वो वहाँ पे, असल में हमास के भी 2-3, और हमास का एक खूबसूरती कह लें या उनकी स्ट्रेटजी ये कह लें कि उनके इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब उनका जो पॉलिटिकल सेक्शन है वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा, जो उनके निगोशिएटर्स होंगे वो टोटली इंडिपेंडेंट हुँ, होंगे, और जो उनका अस्करी ये जो विंग है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है। ये आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता या एक दूसरे के साथ नहीं करते। तो हमें बहरहाल एक वो था जो उनका अस्करी विंग था, उनके एक साहब थे, उनसे वहाँ पे हुई मुलाकात। तो उन्होंने खैर इंटरव्यू तो नहीं दिया हमें, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी वो हुँ, अगर इंटरव्यू करना है तो वो जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसामा क्या नाम है, उसामा और जलान के उसामा नाम है वहाँ पे बैरूत में थे वो। तो उन्होंने कहा कि वो देंगे इंटरव्यू। वैसे आप पूछना चाह रहे हैं तो कोई ये नहीं, आप पूछें। तो मैंने उनसे यही सवाल भी किया, मैंने कहा जी पूरी दुनिया ये बात कर रही है, तो आप बताएं कि आपके ख्याल में कितना अरसा जो है ना वो ये कर सकेंगी, मज़ाहमत कर सकेगी, मज़ाहमत कर सर्वाइव कर सकेगी सकेगी। इसराइल
हुँ, के आगे जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया है, तो उन्होंने कहा कि हम तकरीबन जो है ना 3 साल तक तो कंफर्म है कि हम 3 साल जो है ना इसराइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसके बाद जो है मज़ीद हमारा ख़्याल है कि हम 2-1 साल और जो है ना, अगर 3 साल से बात आगे बढ़ जाती है तो मज़ीद जो है ना उसमें हो सकता है कि मज़ामत में उतनी शिद्दत हमारी ना रहे, लेकिन बहरहाल हम उसके साथ मज़ामत जारी रखेंगे, तो ये 5-1 साल तो कहीं नहीं गए। तो वो उस वक्त मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि हैरानगी। एक ज़ाहिर है हैरानगी की एक थी कि मुझे लगा कि बहुत एग्जैजरेट करके जो है ना हुँ, सालों तक कहाँ हो सकता है कि एक छोटी सी तंजीम, एक जिसका पूरा असर जो है ना इतने छोटे से खित्ते के ऊपर हो। इस लाहौर के 5-6 मेरे ख्याल में मोहल्लों से ज़्यादा का वो इलाका नहीं है कज़ा का, तो सिर्फ वहाँ पे अगर है तो ये कैसे कि इसराइल जैसी हुँ। जिसके आगे मतलब हमारे सामने तो जो बात आती है तो वो तो 1948 की या 1967 की जंग है, जो अरब इसराइल जंग कही जाती प्रेसिडेंट सेट है। हुआ हुआ है, हम प्रेसिडेंट उसी को सेट देख रहे हुआ हैं। हुआ है कि जब पूरे अरब फोर्सेस एक तरफ थी और इसराइल अकेला एक तरफ, तो कहीं 4 दिन और कहीं 7 दिन और कहीं और छः अब तो दिन टेक्नोलॉजी और कहाँ पहुँच गई कहाँ और पहुंच आयरन डोम को वही ना है, उन्होंने इतना एक बढ़ा-चढ़ा के भी बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि वो जाहिर सी और बात है कि था वो एक उसकी हैबत थी भी अपनी हैबत जगह थी कि एक पूरी जगह जो है उसने ना उसके कंट्रोल ऊपर। लेकिन फिर साबित हुआ कि 2 साल तक उन्होंने उस तो इसराइल को अगर आप देखें इस जंग में, तो उसने सिविलियन आबादी को बमबारी करके मारा। हमास को तो आज मतलब कल जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उसके आर्टिकल है कि 10,000 से ज़्यादा उनके जंगजू अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 30% जो है ना उनकी सुरंगें तबाह हुई हैं, 70% तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद। ये मतलब इजरायली मीडिया ये बात कर रहा है। तो इट्स मीन कि अगर आप ये देखें कि 2 साल के अंदर उनका 30% अगर इजरायली मीडिया को ही हकीकत मान लें कि उन्होंने तबाह किया है उसका, तो बाकी का 70% करने के लिए भी तो आखिर फिर मेहनत टाइम करनी चाहिए पड़ी। ना। और उसमें जितना उनका हम्म, खर्च हो चुका है और ज़ाहिर-सी बात है बंदा मतलब एग्ज़ॉस्ट भी हो गए ना सारी लॉबीज़ और सारे कि यार आपसे नहीं हो रहा। हाँ तो मतलब हाँ ये वाले एक नेगेटिव सेटबैक जो उनको आ रहा है। सेटबैक, नहीं ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है इसराइल। अभी तक तो देखें परसेप्शन मैनेजमेंट उन्होंने मुसलसल की है इसकी, लेकिन इसके बावजूद भी हर तरह से उनके लिए आप ये देखेंगे इसराइल के अंदर जो है वो इस जंग की जब शुरू हुई थी तो इसकी वो 82% जो है ना इसके हक में थे लोग कि होना चाहिए, और जो आखिरी सर्वे आया है उसमें 32% हो चुका। हुँ, मतलब 50% लोग जो है वो इस उनका परसेप्शन चेंज हुआ। हुँ, और इजरायली फौज के जितने लोग बड़े कमांडर्स इस दौरान रिटायर हुए हैं सब ने ये बात खुल के कही मीडिया के अंदर कि जी इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, मिलिट्री आप यूज़ करके इस मामले को हल नहीं कर सकते। तो ये इसराइल के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। जो वेस्ट में उसके साथ हुआ, जिस तरीके से उसका पूरा परसेप्शन ढह गया, वो तो एक अलग स्टोरी है कि जिसको तो जो है ना वो क्या कह लें कि एक इतनी बड़ी उनके लिए इतना बड़ा सेटबैक है कि शायद इसराइल ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। कि आप ये देखें कि मतलब ये न्यूयॉर्क का इलेक्शन होने जा रहा है तो ज़ोरान ममदानी जो है वहाँ पे वो 52% पॉपुलैरिटी के साथ बैठा हुआ है, और उसका नियरेस्ट जो है वो 28% पे है। 28% और वो ज़ोरान जो इसराइल को एक जेनोसाइडल स्टेट जो है ना ओपनली अपने उसके अंदर कहता है, न्यूयॉर्क जैसे शहर में इसका तसव्वुर आप देखेंगे आज से 4-5 साल पहले कोई कर सकता था? और नेतन्याहू को किस तरह वो क्रिमिनल हाँ, कहता है क्रिमिनल कि हम कहता है, इसको वार के वो कहता है अरेस्ट करूंगा अरेस्ट मैं करेंगे। ये इसको यहाँ पे। और जहाँ पे वो अमेरिका जहाँ की बात की जाती थी कि वहाँ पे वाइट हाउस को तो कंट्रोल ही इसराइली लॉबी करती है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इसराइल को खुश करने के लिए वहाँ पे मतलब आप ये अंदाज़ा करें कि लास्ट जो मैं एक कंपैरिजन देख रहा था कि लास्ट जो इलेक्शन था मेयर का, उसमें जो डिबेट थी जो कलेक्टिव डिबेट थी मेयर्स की जितने भी कैंडिडेट थे, तो उसके अंदर एंकर ने सवाल क्या पूछा, आप बताएं कि आप पहला दौरा किस मुल्क का करेंगे। हुँ, और वहाँ पे 6 लोग थे, 6 में से 5 ने कहा कि हम पहला दौरा इसराइल इसराइल का करेंगे। अब न्यूयॉर्क के मेयर को इसराइल के साथ क्या कर मतलब अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या उनका फॉरेन जो डिपार्टमेंट है उसका कोई बंदा कहे तो चले बात समझ में आती है, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी, न्यूयॉर्क के मेयर को क्या प्रॉब्लम है, हुँ, लेकिन इसलिए कि खुश करना है लोग। हुँ। अब वहां पे ये जो तब्दीली है सिर्फ इससे सोचें कि ये कितनी बड़ा जो चेंज आ चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेहताब भाई
इंटरव्यूज़ आपने किए होंगे, यादगार इंटरव्यूज़, कुछ शख्सियत ऐसी जो बड़ा आपको मज़ा आया हो कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो? कोई इस हवाले से कुछ याद है? अ, कुछ असल में इंटरव्यूज़ दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका करने का आपको बड़ा इश्तियाक होता है, तो वो हुँ, चीज़ें याद रहती हैं। उस हवाले से सैयद अली गिलानी साहब का इंटरव्यू एक जो है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू ही था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा यादगार था हुँ, कि उनका इंटरव्यू मैंने किया। और एक जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे आए हुए थे, यहाँ पे एडमिरल थे रामदास। तो ये जो उनके नेवी के जो है ना वो सरबराह भी रह चुके थे, और उसके बाद इससे पहले वो रॉ के चीफ भी रह चुके थे। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे आए हुए थे, इस्लामाबाद में एक बेस्ट वेस्टर्न होटल है, वहाँ पे रुके हुए थे। तो मुझे पता चला कि जी ये हैं यहाँ पे। मैंने कोशिश की तो वो पता चला कि उनकी गिरद तो बड़ा सिक्योरिटी का साथ हिसार होता है, है। तो वो नहीं है। एक साहब से मैंने कहा, वो फोत हो गए हैं उस वक्त। एक है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके अमानुल्लाह साहब होते थे सरबराह। तो उनसे मैंने बात की, मैंने कहा जी, उन्होंने कहा कि बल्कि हाँ, उन्होंने फ़ोन आया तो मैंने उनसे वैसे बात की कि वहाँ से, तो कहते हैं यार ये मेरा जो है ना वो दोस्त रहा है। जब मैं लंदन में होता था तो ये वहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी था, तो उस वक्त मेरी इसके साथ बड़ी मुलाकात है। मैंने कहा जी मैंने करना है इंटरव्यू, तो आप क्या कहते, मैंने टाइम लिया हुआ है, तो मैंने मिलना है उनसे। मैंने कहा जी मुझे भी करवा देना कि यार क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा कि। अच्छा, फिर खैर करते करते मुझे कहते हैं यार ऐसा करो, तुम शलवार कमीज पहन के आओ, तुम ऐसा करो मेरी गाड़ी चलाना, तो मैं सामान लेके जाऊँगा, तुम मैं ड्राइवर के तौर पे तुम्हें साथ ले जाता हूँ। सही। तो मैंने कहा ठीक है जी। इसी तरह किया, जो है ना उनकी गाड़ी थी वो मैं ड्राइव करके लेके गया, उनको बैग शैग उठाया जो है ना फ्रूट श्रूट उन्होंने रखा हुआ के सामने, नज़र भी आए कि क्या लेके जा रहे हैं, तो वो पर खैर अंदर चले गए, अंदर बैठ के जो है ना उनसे इंटरव्यू किया। तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प जो है वो तजुर्बा था। जी, सर। आपका आजकल जो तज़किरा-तबसरा चल रहा है, तकरीबन इसको कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह कोई डेढ़ 2 साल तो हाँ, हो गए हैं मेरे ना? ख्याल है 2 साल से ऊपर हो गए 2 साल से मेरा ऊपर। ख्याल है। कि मुझे वैसे डेट का अंदाज़ा नहीं है, पोस्ट कोविड शुरू हुआ था। अच्छा, तो नहीं फिर तो हाँ, पोस्ट हम्म, नहीं जितना उसका रिस्पॉन्स रहता है हम्म, और हमें भी और सामीन को भी इंतज़ार रहता है कि जो हालात हाज़िरा की सही उसको कहाँ प्लेस करना है हम्म, बैलेंस्ड अंदाज के अंदर। ज़ाहिर है हमारी तो खैर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई भी हम्म, आप लोगों के साथ, हमें तो समझ आती है, बहुत से लोगों को नहीं आती फिर वो हम्म, तनकीद का वो एक लेवल है कि हाँ भाई, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेंड जिधर हाँ, चल रहा है, और आप लोग तो बिल्कुल उससे एक दूसरी नहज पर चीज़ों को देख रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है उसमें? एक आपका अपना एनालिसिस है, माशाल्लाह आपकी एक अपनी बसीरत है, फिर खालिद अब्बासी साहब के साथ आपका वहाँ पर वो चीज़ों को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हम्म, कुरान के साथ हम्म, और उसकी डेप्थ के साथ। इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, मतलब हर हवाले से ही। मतलब मैं आपको तो बताऊं कि जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं या जो उसके डायनामिक्स कहे जाते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आजकल कहते हैं कि जी लंबी वीडियो कोई देखता है ना, हुँ, रील्स का ज़माना है। बिल्कुल। 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड मैक्सिमम। अब ये पौने 2 घंटे, 2 घंटे का प्रोग्राम हाँ, बनता है। और मसला ये है कि इसकी जो थी वो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिली, जो हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके वॉच टाइम्स को अगर देखें ना, तो वो हैरान कर देने वाले होते हैं। मतलब जो लोग इसे देखते हैं उसमें से 90% लोग वो होते हैं जो पूरा प्रोग्राम देखते पूरा देख हैं। ये हैरत अंगेज चीज़ है कि सर। आमतौर पे व्यूज़ तो खैर बहुत सारे चीज़ों के आते हैं, लेकिन ये है कि वो किसी ने क्लिक किया, उसके बाद उसने चाहे 20 सेकंड बाद ही उसने स्किप कर दिया, तब भी व्यू तो आ ये गया तो आ उसके। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि फिर एक चीज़ ये है कि आपको पता है कि चैनल इंडिया के अंदर बैन है। हुँ, तो इवन इंडिया से कुछ लोगों ने कांटेक्ट करके ये बात कहा कि जी आप इंडिया को डिस्कस किया करें, हम जो है व्हाट्सएप पे वो उसके क्लिप्स बना के शेयर होते हैं यहाँ पे, तो आप लाजमी इसको जो है ना वो किया करें। ये मतलब एक बड़े फिर अक्सर हमें नागा हो जाता, खालिद साहब के अपने प्रोग्राम्स होते हैं हुँ, ज़्यादातर, कभी कभार जैसे आज होना था तो मैं इधर आ गया तो वो नहीं हो सका।
तो इस तरीके से, और फिर लोग मुसलसल जो है ना वो इनबॉक्स के अंदर, इवन जो सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर नीचे उसको वो कर रहे होते हैं। तो ये बहरहाल इस हवाले से भी एक बहुत जो है यूनिक चीज़ है। और मैंने जो बात पहले कही थी ये उससे भी रिलेट करती है कि माशरे के अंदर जो है ना वो गुंजाइश पैदा हो जाती है हर चीज़ की, अगर उसके अंदर जान हो तो। ये भी तस्करा और तबसरा भी उसका एक सबूत है। और दूसरी जो आपने कही कि मेरे लिए ये भी बड़ी बहरहाल हैरत अंगेज़ बात है कि जो खालिद साहब का करंट अफेयर्स के ऊपर जो नजर है। उनका नज़र है ना, वो बहरहाल बहुत कम लोगों में होती है। खुसूसन हमारा तो मतलब ये है कि ओढ़ना बिछोड़ना यही है कि हमारा तो काम ही यही है। वो कहता है रोटी इसी से खाते हैं, तो ज़ाहिर है पूरा दिन यही चल रहा होता है। लेकिन खालिद साहब जैसी जो है, जो मसरूफ़ शख्सियत, जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात भी करते हैं, फिर कुरान के साथ भी उनका एक ताल्लुक़ जो है वो भी लेकिन माशाल्लाह जो करंट अफेयर्स के साथ उनका कोई चीज़, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उनको नहीं पता होती है, जिसके बारे में उन्होंने पहले से वो आगाही उनको नहीं होती है। और फिर तीसरी चीज़ खालिद साहब के साथ मुझे करते हुए जो सबसे चीज़ लगी है कि खालिद साहब के अंदर अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, हम्म, कि अगर कोई चीज़ उन्हें नहीं पता तो फ़ौरन उसको अडॉप्ट कर लेंगे वो। हमारे यहाँ एक मजहबी शख्सियात का ये बड़ा अलमिया होता है कि हम्म, वो ये समझते हैं कि अना वल्ला गैरी बस मैं ही पहले मैं हूँ। का तो बस ये तो नहीं हो सकता कि जनाब कोई और चीज़ है उसके ऊपर, तुम होते कौन हो। उनका वो भी मामला आता है हाँ ना, मुरीदैन है हाँ। वो, और उनके सामने क्या हाँ, इज्जत का वो मामला वो हो जाएगा। मामला बन फिर जो जाता मशहूर हो जाता है दानिश्वर लेवल की, है। हाँ मजहबी हाँ, ना भी कोई हो, भी हो, तो कोई अना का भी मसला हो अनाव का जाता भी मसला बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि शुरू में इवन हमास के हवाले से जब था तो खालिद साहब का भी ये राय थी। इब्तिदाई प्रोग्राम अगर आप है। देखें बिल्कुल तो शुरू कुछ के दो दो बिल्कुल तीन शुरू, प्रोग्राम थे, जी हाँ। जी, उसके अंदर उनकी ये राय थी कि हमास ने गलत किया है, इस तरीके से जो हमला करके इसका नुकसान होगा। और ये एक लेकिन जनरल अप्रोच है अप्रोच है। जिसको डॉक्टर साहब ये बताया करते थे, हम्म। कश्मीर के एतबार से भी और फिलिस्तीन दुनिया में हर जी एतबार से, बिल्कुल ऐसे ही। कि मुसल्ला बगावतें जो हैं इस हम्म दौर के अंदर प्रैक्टिकली उसकी हम्म, उतनी रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर फिर वो चीज़ बिल्कुल सिनेरियो चूंकि फ़र्क था, वो बात अपनी जगह दुरुस्त थी, हाँ वो लेकिन इस सिनेरियो बिल्कुल वैसे और ही है, था, और तो था वहाँ पे वो जनरल बात नहीं फिट हो रही वो थी। फिट नहीं हो रही थी। लेकिन खालिद साहब ने बहुत इसको स्टडी किया उसके बाद, और उन्होंने अपनी पूरी जो उनकी इब्तदाई राय थी उससे एक तरीके से रजू करते हुए अपनी नई राय को जो है ना वो पूरे शरह सदर के साथ बयान बयान किया। किया। उसमें उसमें कहीं वो अना वाला फैक्टर नहीं आया कि नहीं जी है। मैंने पहले ये कह दिया था तो मैंने अब उसी ऊपर रहना है चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये चीज़ भी बहुत कम होती है, और खुसूसन मजहबी लोगों के अंदर तो ये बहुत ही कम मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फर्दर अगर हम देखें, तो एक तरफ हम तनकीद कर रहे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, सियासी पार्टीज़ के ऊपर भी, जो कुव्वतें हैं जो मुल्क को चला रही हैं, और दूसरी जगह यही वो ताकतें हैं समहाउ कि जिनके बहरहाल रहमो करम पे मुल्क चल रहा है, उन्हीं की पॉलिसीज़ के मुताबिक उसका फल हमने लेना है, अच्छी होंगी तो उसका है। फ़ायदा भी हम ही ने लेना होता है। और फिर जहाँ तक अफवाज पाकिस्तान की बात करें, तो हम्म वो डिफेंस वाला मामला भी आ जाता है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ है और लोगों को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और वो नफरत और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहीं ये डिफेंस वाली चीज़, ये जो दो चीज़ों को एज अ जर्नलिस्ट भी आपने देखना है, एज अ फिक्री हम्म एतबार से भी हमने इसको डिस्कस करना है, कि इन दोनों के अंदर बैलेंस लेकर चलना ये कितना मुश्किल है, कि कहीं आप तनकीद भी कर रहे हैं और कहीं पे आपने उनको उनकी सपोर्ट भी इस एतबार से करनी है कि बहरहाल ये डिफेंस का मामला है तो हम हैं, हम्म मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर आप सही तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम सही तौर पे चल रहे हैं। जबकि आम आवाम की अप्रोच ये है कि यखरुखापन, आइदर दिस और आइदर दैट। ऐसे ही। इसमें बैलेंस का देखिए क्या इसमें ज़रूरी। इसमें एक आसान चीज़ है जिसे अदल कहा जाता हाँ, है। अदल का मतलब ये है कि किसी चीज़ को उसके जायज़ मुकाम पे पे रखना, रखना। ये अदल की डेफिनेशन है। देखिए मतलब फ़ौज की आप बात करें तो फ़ौज के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप कहें तो तीन रोल बनते हैं। एक तो रोल है उसका जो आपने कहा डिफेंस का रोल, उसने बॉर्डर की हिफाजत करनी है, उसके लिए उसने स्ट्रेटजी बनानी है, उसके लिए सब कुछ करना है। दूसरा रोल उसका ये है कि वो सियासत में मुदाखलत करती है, हुकूमतों की उखाड़ पिछाड़ के अंदर अपना हिस्सा डालती है, जो गलत है। और तीसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि फ़ौज ने पाकिस्तान में बहुत सारे अपने कारोबार भी शुरू किए हैं,
और एक के बिजनेस एम्पायर भी चला रही है, ये भी टेक्निकली गलत है। तो जब आप तनकीद करेंगे तो आप इसके ऊपर करेंगे, जब आप तारीफ करेंगे तो उस किरदार की करेंगे जो उसका आईनी रोल है। जो आए नहीं। अब प्रॉब्लम ही क्या होती है कि प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे अगर फ़र्ज़ कर लें कि मतलब ये जो करंट सिनेरियो की हम बात कर लें कि पीटीआई वाले अगर आप देखें तो जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त तक तो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत को हाँ, जो सर पे सर पे उठा सर के आंखों रखा पे। हुआ था उसे, वो हर चीज़ जायज़ थी उसमें। जब खान साहब की हुकूमत को मतलब फ़ौज ने सपोर्ट नहीं दी और वो गिर गई और या फ़ौज ने दूसरी तरफ अपनी सपोर्ट दे दी, जो भी सूरत हम्म, हाल बनी, उसके बाद फ़ौज की मुदाखलत गलत हो गई। हम्म, आज भी खान साहब तो कहते हैं कि जनाब मैं जो है ना बात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट करूँगा, मैं हुकूमत से नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि आपको तो एतराज़ ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जब जंग हो रही है इंडिया के साथ तो आप इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं होते कि जी इंडिया का कोई नुकसान हुआ है। इस बात को आप कहते हैं कि जनाब इंडिया जो कुछ कह रहा है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो है, वो वो सही सारी कह रहे बातें ठीक है। हैं। तो आपका मसला ये है भाई कि आप गलत चीज़ को गलत जगह पे जो है इम्पोज कर रहे हैं, जिस पे तनकीद होनी चाहिए उसको तो वो, अगर वो आपके फेवर में जाती है तो आपके लिए वो काबिल कबूल है। और जिसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एक बात ये है कि ये मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है, गलती है, गलत कर रही है, जो चीज़ गलत कर रही है उसकी इस्लाह करेंगे हम, क्योंकि हम बदल तो नहीं सकते ना, हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन चेंज कर हम्म, सकते हैं, ना हम पाकिस्तान के पड़ोसी चेंज कर सकते हैं, ना हम पड़ोसियों का रवैया चेंज कर सकते हैं। तो इसी के अंदर सर्वाइव करना है। इसके अंदर जब हम सर्वाइव करेंगे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की ज़रूरत है। अब वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है अगर वो नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अगर उसका गलत इस्तेमाल करती है तो हमें उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है और ये वक्त की ज़रूरत जरूरत भी है। भी है। दोनों चीज़ें जो है ना वो हैं और वो हमें करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक है, इसको आप क्लियर हो जाएं इसके ऊपर तो फिर तो कोई मसला नहीं रह जाता। कि जहाँ पर जोग्राफियाई एतबार से हमें पावरफुल हम्म। एक इदारा चाहिए, वहीं ये बात भी है कि जहाँ एब्सोल्यूट पावर है तो हम्म, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली वाला भी एक है। बिल्कुल है। तो मतलब इसको जिसे कहते हैं थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। लेकिन उसका जो मुस्बत पहलू है अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो जी, मेरे ख्याल से अपने पाँव पे कुल्हाड़ा अपने मारने वाली बात। बिल्कुल और अब ऐसा। इसमें सबसे ज़्यादा मज़ाहिया बात ये थी कि ये जो पाकिस्तान की जंग हुई है तो उसमें अफवाज पाकिस्तान की बहैसियत मजमूई तो कामयाबी, हाफिज साहब की कामयाबी, ये तो पीएफ ने किया हाँ, ये तो है। पिया कर तो रही मतलब है। वो जैसे अलहदा एंटिटी हाँ, है हाँ, और वो अलहदा ऑपरेट कर रही है। और हाँ, वो कहेंगे क्यों इसको फील्ड मार्शल किस लिए बना दिया हाँ, गया है? वो तो वो तो उन्होंने किया है। वो तो उन्होंने किया ही है। या इसके ऊपर अभी देख लें, मतलब वो ये अफगानिस्तान वाला जो मामला हुआ है, टीटीपी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो धमाके हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, ये कुछ हुई बात तो नहीं है। लेकिन नहीं जी, वो अमेरिका बगराम एयरपोर्ट लेना चाह रहा है तो उसके लिए जो है ना इन्होंने हमला किया और तालिबान को वो करके, अब जब सीज फायर हो गई है तो भाई बगराम एयरपोर्ट किधर गया? तो लिए बगैर कैसे जो है ना कर दिया है इन्होंने। फिर नहीं वो तो जो है ना अफगान नहीं तो ये कर देंगे, वो तो वो कर दे, उन्होंने इतना वो नुकसान, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की उनसे कि जी आप सीज़ फायर का, मुझे एक साहब थे वो कहने लगे कि जी ये जो है क्या कहते हैं, ये तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे सीज़ फायर हुई। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हुई होगी, ज़ाहिर है जब तालिबान के जहाज़ आके इस्लामाबाद लाहौर कराची के ऊपर बमबारी कर रहे हो, तो फिर हमें मैं वो रिक्वेस्ट फिर करनी ज़रा रिक्वेस्ट तो करनी पड़ती है। ये तो मजबूरी हो जाती है। मैंने कहा आप कह रहे हैं तो ठीक हो। उनका ये शायद होगा कि मार मार के हम थक गए थे, हमने रिक्वेस्ट की कि बस करो। सर ये जो अफगान आखिरी इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं, बड़ी मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का, तो ख़त्म करने को दिल भी नहीं करता। अफगानिस्तान का जो टॉपिक है, आमतौर पे जो जर्नलिस्ट और आप जैसे सहाफ़ी अपराध हैं उनकी रिसर्च होती है, और ये जितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसमें आप लोगों की ग्रिप बेहतर होती है, आम अफराद उसके अंदर बिल्कुल स्लिप हो जाता है, उसको समझ नहीं लगती, और फिर वो जज्बात का एक तूफान है। एक तरफ नफरत है आखिरी दर्जे की, वो ज़ाहिर है, और एक तरफ जो मोहब्बत है। अफगानिस्तान को सिंबलाइज किया हुआ है एक, वो ज़रा ऐसा अमारत इस्लामिया, हमारा देश सामने। इस्लाम का एक कला जो है हम्म। वो समझा हुआ है, तो और उसके ऊपर अगर आप किसी भी दर्जे में कोई क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो फिर उसका रिजल्ट फिर हमारे सामने आ जाता है।
इसको आप थोड़ा करें डिफाइन अफ़गानिस्तान के टॉपिक को और इस वक़्त क्या वो पोज़ीशन है जो एक्सपेक्ट बहरहाल कर रहे थे अमेरिका के जाने के बाद, वहाँ से तो ग्राफ दिन-ब-दिन नीचे ही आता महसूस हो रहा है। ना इस्लाम तो रह गया एक तरफ, बुनियादी हकूक़ वाला भी ज़ाहिर है कुछ भी नहीं है। फिर उसको लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट और इस्लाम के साथ जोड़ना, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? देखिए, एक तो चीज़ ये देखें कि इसमें फिर अगेन वही चीज़ आती है कि जब रशिया आया था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो तब से हमने यहाँ पे अपनी सोसाइटी के अंदर अफ़गानिस्तान की मार्केटिंग शुरू की थी। हुँ, और उस मार्केटिंग हमने करते 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 जो है ना 2020-22 तक वो करते रहे। पिछले 40 साल हमने उसको बेचा है। अब उसका रिजल्ट यही है कि लोग तो यही तो रखते हैं, लोगों को इन डेप्थ नहीं पता होती चीज़ें। तालिबान की अगर हम करंट सिनेरियो में बात करें तो ज़ाहिर है जो ये लड़े हैं वहाँ पे अमेरिका के ख़िलाफ़ या रशिया के ख़िलाफ़, तो जब लड़ रहे थे उस वक्त तो तालिबान नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। जो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे थे वो भी तालिबान एक सिंबॉलिक नाम के तौर पे थे, इसलिए कि पहले हुकूमत उनकी थी। उसके अलावा बेशुमार ग्रुप्स थे, बेशुमार वहाँ पे अफ़गानिस्तान का पूरा जो माशरा है ना वो कबायली माशरा है। हुँ, वहाँ पे कबाइल होते हैं और कबाइल के बाद वार लॉर्ड्स होते हैं। वो वार लॉर्ड्स जिनके पास के किसी के पास 500 लोग हैं, किसी के पास 700 लोग हैं। अच्छा, वो वॉरलॉर्ड्स फिर स्विंग करते हैं, कभी वो हुकूमत के साथ हो जाते हैं, कभी एक्स्ट्रा हो जाते, कभी बाहर निकल जाते हैं। उसकी बेशुमार वजूहत होती हैं। बस दफ़ा फिर ये होता है कि एक वॉरलॉर्ड के साथ टूट के कोई आगे उसके स्प्लिटर ग्रुप्स बन जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि यार इसने अमेरिका से पैसे लिए, फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने, इसने तो $1 मिलियन लिए थे, तो उसमें से तो हाफ मिलियन तो ये खुद खा गया और बाकी का हाफ मिलियन जो है ना इसने वो थोड़े थोड़े करके लोगों में बांटे हैं। तो वो फिर एक जो है ना वो स्प्लिटर ग्रुप अलग हो जाएगा, वो कहेगा हमारे साथ ज्यादती हो गई है। अब उसको अपनी बनाने के लिए फिर दोबारा उसके अगेंस्ट वो भी एंटी हुँ, इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं उस हुँ, वक्त, जो है ना ये चीज़ें वहाँ पे चलती रही हैं उसके अंदर। बड़ा तालिबान एक फैक्टर थे इसमें भी, ये नहीं है कि उनकी कोई कुर्बानी नहीं है, उन्होंने मज़ाहमत की, जद्दोजहद की और बिलाखिर जो है अमेरिका वहाँ से चला गया। अब इस दौरान में तवक्को ये थी कि इन्होंने इस दौरान बहुत कुछ सीखा होगा, हुँ, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये हुई कि वहाँ पे जो ग्रिप आई ना हुकूमत के ऊपर, वो कंधार का वो स्पेसिफिक ग्रुप था जिसको के अ, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आप कह लें। एक तो उनके अंदर ये है कि वो बहुत ज़्यादा मदरस, एक हुँ। क्या, एक इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो माइंडसेट है ना, जो मसलक केपीके की भी में कोई म, आखिरी एक्सट्रीम वे है। मसलक से मतलब आगे निकल आगे, के आगे, चीज़ है आगे। ना, हुँ, आगे निकल के चीज़ है कि जो मतलब ये कह लें कि जिनके नज़दीक जो है ना वो साइंसी कुफर है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई कि वो नहीं हो सकता। ये आजकल सोशल मीडिया जी, पे जी। आपको कुछ वीडियोस भी क्लिप नज़र चल आ रहे रही हैं। होगी, क्लिप्स जो चल रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, एक तो वो ग्रुप है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ कंधारियों के अंदर ना वो ये भी है कि वो ये समझते हैं कि अहमद शाह अब्दाली से लेके जो नीचे तक जो ख़ानदान वहाँ पे जिसने रूल किया वो सारे कंधार के थे और वो एक मखसूस कबीले के थे। मुल्ला उमर का भी ताल्लुक उसी कबीले से था, तो उनके बेटे, उनके ये जो ये लोग थे, वो ख़ुद तो खैर बहुत अजीम शख्सियत थे, ज़ाहिर है जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी। लेकिन ये लोग चूँकि उस वक्त तो थे ही नहीं, ये हुँ, तो मदारस बाद में में। पढ़ रहे हुँ, थे और पाकिस्तान के अंदर थे और बड़े सेफ साउंड थे। तो जब ये वापस गए तो इनके अंदर वो खुन्नस भी है कि एक कौम परस्ती, एक जो है वो एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स जो माइंडसेट। नज़रियात हुँ, वो, और तीसरी चीज़ ये है कि कबायली तफाखुर अपने कबीले के हवाले से। तो इन तीनों चीज़ों ने मिल के जो है ना वहाँ पे अपनी जकड़ कर ली और जिसकी वजह से वहाँ पे बेशुमार ग्रुपिंग जो है ना सामने आई है। एक माशरा नहीं बन सका अफ़गानिस्तान का, जिसको था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने जिसके अंदर लोग शामिल हों, हुँ, जिसके अंदर वो सिर्फ वही जो तालिबान का जो एक अस्करी विंग था और उसमें एक कंधारी ग्रुप था उस वक्त और एक ये जो हक्कानी ग्रुप था जो साउथ और नॉर्थ के ये दोनों ग्रुप थे, तो उसमें से भी कंधारी ग्रुप ने होल्ड कर लिया और दूसरा जो है ना वो साइड लाइन हो गया वहाँ पे। तो अब सोसाइटी के अंदर तो उसकी उस तरीके से वो नहीं है।
तो उसने फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए ये इंडिया वाला जो है वो खेलना शुरू किया कार्ड, हुँ, कि इंडिया का एक हफ्ते का दौरा करना, वहाँ पे जाके बामियान के बुत के हुँ, नीचे हुँ। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और बतौर ख़ास इस बात को मेंशन करना कि जी कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है उसमें पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो कुछ, ये मतलब और हमारी इतने हज़ार साल पुरानी तारीख़ वो है, वो कौम परस्ती के मतलब साथ वो भी। तो खैर वो एक अलग कहानी है, उसको तो हम अफगानिस्तान को छोड़, मतलब हाँ, आप भी वो देखें हमें अगर, मलाइन हाँ करना शुरू कर दिया। लाइन कि आप अगर अमारत इस्लामिया है, तो इमारत इस्लामिया का मसला सिर्फ अफ़गानिस्तान तो नहीं है, कश्मीर भी तो उसका मसला होना चाहिए होना ना, चाहिए। फ़लस्तीन भी उसका मसला होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब आप इमारत इस्लामिया हैं नहीं, आप अफ़गानिस्तान का एक नेशनलिस्ट ग्रुप हैं। हुँ, बस इस हद तक आपने साबित किया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और एलानिया आपने ये बात साबित कर दी। तो फिर जब ये चीज़ें हुई, फिर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है ना उसके ऊपर थी, और फिर टीटीपी वाला जो मामला है ना, कि मतलब वो भी पाकिस्तान और इनका एक अरसे से चल रहा था वहाँ पे, और उसके ऊपर भी उन्होंने खुल के कर दिया कि नहीं जी हमारे मोहसिन हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे इन्हें, ये तो इन्होंने हमारा लड़ाई में साथ दिया था, तो ये जहाँ पे भी लड़ेंगे हम इनका होगा। तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस हो हुँ, जाती हैं, ये आब हैल मुझे मारवाली मान की जो है ना वो सूरत हाल थी, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके सीज़ फायर हो गया, सीज़फायर अल्लाह मतलब दोनों तरफ को हदायत दे, इधर से भी जो चीज़ें गलत हुई हैं उसको भी होना चाहिए, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, देखिए दुनिया का कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई मेरे पड़ोस से कोई लोग आए और वो मुसलसल आके ये काम करते रहे, और पड़ोसियों को जब कहा जाए कि भाई आप इनको, वो तो कहें नहीं जी ये तो हमारे मोहसिन हैं, ये तो जो करेंगे हम इनको हम नीचे कुछ भी नहीं नहीं, कहेंगे। हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो वो फिर असले की खरीदारी भी वहाँ से करें, वो सारा कुछ करें। फिर इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ को बताऊँ कि ये मतलब मीडिया में भी कुछ चीज़ें आई हैं हाइलाइट, और ये एक दफ़ा जो है ना कि एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बात हाइलाइट की थी। उन्होंने कुछ फिगर्स लिए थे कि जो चाय की पत्ती है ना, ये इंपोर्ट होती है अफ़गानिस्तान में कितने, ये जो है ना लाख टन, जबकि पूरे अफ़गानिस्तान में ये जो ब्लैक टी है ये पी नहीं जाती, वो कहवा पीते हैं, सही, ये दूध वाली चाय वहाँ नहीं पी पीते ही जाती। नहीं, हाँ, इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं स्मगल होकर पाकिस्तान मगर आ जाती है। ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर ज़ाहिर है अफ़गान हुकूमत या जो तालिबान हुकूमत है उसको करना पड़ेगा जब भी होगा, क्योंकि बाढ़ लगती है तो उन्हें एतराज़ है इसके ऊपर हुँ, कि जी बाढ़ नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग जो रुक है ना जाती वहाँ है। से वो रुकती है, तो फिर उन्हें एतराज़ होता है, और फिर उसके अंदर जो है जो दहशतगर्दी है उसको भी उन्होंने नहीं रोकना, तो फिर ज़ाहिर है ये मामला इस तरीके से तो नहीं चल सकते। कॉम्प्लेक्स मामलात बहुत हैं, ज़ाहिर है, बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत मामलात हैं। मामला। सर बहुत शुक्रिया इन टॉपिक्स पे तो हम शुरू हो जाएँ तो चलते ही रहेगा और आप माशाल्लाह आए हैं लाहौर आज ही आए हैं सफ़र करके भी हैं और आपको हमने इधर भी पकड़ लिया है, पहले भी आप लेक्चर दे के आए, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत टाइम आपने निकाला और इंशाल्लाह दोबारा जब मौका मिलेगा हमने आपको फिर से पकड़ लेना है ज़रूर ज़रूर, और जो मोस्ट वेलकम। तशनगी रह गई है वो फिर आगे इंशाल्लाह पूरी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।